बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा और जिस तरह हमेशा हम अपने प्रोग्राम से ये कह रहे होते हैं कि एक नई मोटिवेशन और एक होप के साथ आपके दिन का आगाज़ होना चाहिए कि यह आने वाला दिन मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन साबित होगा। और मैं अल्लाह के हजूर आज गिड़गिड़ा के दुआएं मांगूंगा कि या अल्लाह ये दिन भी मेरा बेहतरीन दिन हो और आने वाले जो मेरी ज़िंदगी के कई साल हैं वो बेहतरीन साल साबित हों और ये उन सालों का पहला कदम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का दिन वैसा ही आपका स्टार्ट होगा। और आज तो जुम्मा है, जुम्मे को सैयदुल अय्याम कहा जाता है, यानी कि दिनों का बादशाह। तो अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के दुआएं मांगें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उसमें हम देर पा अमन की तरफ जाएं। और जिस तरह पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है उसी तरह पाकिस्तान लीड करता रहे और पाकिस्तान को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इस वक्त ख़ित्ते की क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है? कुछ सुन रहे हैं कि नेगोशिएशंस जो हैं वो पाकिस्तान में हो सकती हैं। हमारे जो दोनों अस्करी और सिविलियन लीडरशिप है वो इस वक्त दौरों पर हैं और इस हवाले की क्या तफसीलात हैं इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन मलिक साहब जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। उनसे ज़रा ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है हसन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन साहब, इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल ज़रा समझने से पहले ये बताइएगा कि अवाम किस तरह देख रही है इस पूरे सूरत हाल को? आप लोग रिपोर्टर्स हैं, आप लोगों का जानते हैं अवाम का एक रद्द-ए-अमल भी जो आ रहा होता है उसके पहली भनक जो है वो आप लोगों को पड़ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। त्यामा साहब, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान की सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी रही है। मतलब ये ऐसे ही है जिस तरीके से मैं अगर आपको बिल्कुल अपने ग्राउंड लेवल पर अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देकर समझाना चाहूँ तो सेम इसी तरीके से है जिस तरीके से मोहल्ले में या गली में किसी का झगड़ा हो जाए और वो किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें डिस्कशन के लिए, निगोसिएशन के लिए, जहाँ पर उन सब को कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट होने के साथ साथ वो सारे लोग उस जगह को भी मुकम्मल तरीके से सेफ़ एंड साउंड कंसीडर करें और ये भी कहें कि ये बंदा जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, हमें इसकी बात पर भी यकीन है, इसके घर पर भी यकीन है, इसकी जगह पर भी यकीन है कि अमन वाली जगह है और सेकेंडली जो ये फ़ैसला कर देगा हमारे लिए बेहतर होगा। ये सेम वही सिचुएशन है। मतलब आप ये देखें कि अमेरिका जैसी सुपर पावर अगर घुटने टेक कर और पाकिस्तान में आई है और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ी है तो इट मीन्स पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आपने सवाल किया कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, पब्लिक का रिएक्शन क्या है। सर, पब्लिक तो हमेशा ही नेशनल इंटरेस्ट की तरफ रही है। आप देखें कि जब भी नेशनल इंटरेस्ट रहा है वो पब्लिक के इंटरेस्ट पर हमेशा मुकद्दम रहता है नेशनल इंटरेस्ट, और हमेशा पब्लिक का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस टाइम पर इंडिया के साथ हमारी जंग हुई, जिस टाइम पर हमारी कशीदगी हुई, ऑपरेशन बनियान अल मरसूस का आगाज़ हुआ, तो आप ये देखें जिसके जितने भी इख्तलाफात थे सब लोग अपने इख्तलाफात भूल कर सीसा पलाई हुई दीवार अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े थे। हमारी अस्करी क़यादत, हमारी सफारती क़यादत, हमारी सिविलियन, हमारे लोग, मतलब आप ये देखें, अंदाज़ा लगाएं कि एक रेडी वाले से लेके और एक ऑफिसर कैटेगरी तक सारे लोग इस बात पर खुश थे कि हमने सारे अपने इख्तलाफात भुला दिए हैं और हमने किसी भी तरीके से हमने मुल्क का साथ देना है, नेशनल इंटरेस्ट को मुकद्दम रखना है और उसके बाद जो भी होगा जैसे भी होगा हम अपने अवाम और अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। पहली चीज़ ये थी। सेकेंडली, अगर अब भी देखें तो सारे लोग अपने इख्तलाफात भुलाकर सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट को, सपोर्ट कर रहे हैं अपनी पाक फ़ौज को, सपोर्ट कर रहे हैं उन तमाम हसास इदारों को जिनकी काविशों की वजह से कि देर पा अमन की जो पहली कड़ी है, जो पहला मस्बत एक मतलब दुनिया की नज़रें थीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की नज़रों में और एक ऐसी लोकेशन का इंतखाब किया जाए जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से में ये चीज़ आए, तो ये हमारी सब की ही कामयाबी है। इसमें अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है एज़ आ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड एज़ आ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान? ये हमारा अब फ़र्ज़ बनता है कि हम इन तमाम अपने इख्तलाफात को भुलाकर एक हो जाएं और हम इस चीज़ को सपोर्ट करें कि जो आने वाले मेहमान हैं
वो हमारी सर आँखों पर हैं, सीधी सी बात है। और अगर पाकिस्तान इस खिते में, इस दुनिया में अमन के लिए कोई किरदार अदा करता है सर, ये सिर्फ आज ही के लिए नहीं, ये एक ऐसे तारीख़ के सुनहरी अल्फाज लिखे जाएंगे कि जब तारीख़ के इन औराक को पलटा जाएगा तो दुनिया पाकिस्तान को रश्क की निगाह से देखेगी। और बज़ाते खुद हम भी अपने बच्चों को बताएंगे कि पाकिस्तान जिस मुल्क में आप रहते हैं, कुर्बानियाँ देकर तो हमने लिया ही सही, लेकिन हम हमेशा हालत जंग में नहीं रहे। मतलब हम सिर्फ ये नहीं कहा कि हम हमेशा पाकिस्तान क्राइसिस में ही रहा है, हम फिर ये फ़ख्र से बताएंगे कि जंग को रुकवाने में भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कारकर्दगी रही है। मैली आंख से देखा उसका जवाब भी हमने मुंह तोड़ दिया, और फिर जब अमन में लीड करने की बारी आई तो पाकिस्तान ने फिर अमन में लीड भी किया। तब भी हम बिल्कुल फ्रंट सीट पर नज़र आए, हम फ्रंट लाइन में नज़र आए। तो मतलब ये हमारे लिए ये जो दिन है, जो लास्ट टाइम एक सिटिंग हुई इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से, अब जो दूसरा दौर स्टार्ट होने जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि शायद वो आज या कल से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यह है कि सर इस चीज़ में जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो अवाम को भी जाता है और अवाम को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। देखें, एज अ सिटीज़न हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि जब हमारा, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, घर में आपके 100 इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप उन सारे इख्तलाफात को घर में रख कर बाहर जाते हैं। हमारे 100 आपस में इख्तलाफात होंगे, लेकिन जब बाहर से कोई हमारी तरफ आ रहा है, हमारे मेहमान बन रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा है, या कुछ भी, मैं आपको एक ब्रॉडर सेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रॉपर सारे लोग इकट्ठे हों, हम अपने जो मेहमान हैं उनकी खातिर तवाज़ो करें, और जो हमारा कोई दुश्मन है तो हम लोग सारे इकट्ठे होकर उसके आगे दीवार हसन, इस वक्त जो सूरत हाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, उसके बारे में थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा कि ब्लॉकेड क्या अभी भी वहीं पर मौजूद है या उसमें थोड़ी सी नरमी आना शुरू हुई है, क्योंकि हम बयानात इस तरह के सुन रहे हैं कि शायद हम आगे एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं। त्यामा, देखें, जो पॉइंट्स थे अमेरिका के, वो ये चाह रहे थे, उनके जो मेन पॉइंट्स थे, अगर वो मैं आपसे डिस्कस करूँ तो वो ये चाह रहे थे कि सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कब्ज़ा हमें दिया जाए। बिल्कुल, मतलब हमें पूरा कब्ज़ा ना भी दिया जाए तो उसमें ईरान की सुपरमेसी जो है उसे थोड़ा सा कम किया जाए। पहली चीज़ ये थी। दूसरा, वो ईरान के रिलेटेड ये कहना चाह रहे थे कि ईरान जो अपने एटॉमिक बम बनाने की तरफ जा रहा है, या वो अपने आप को यूरेनियम न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर करने जा रहा है, तो इसे कम किया जाए। लेकिन वो पहली जो हमारी नशिस्त थी वो बर्खास्त थी, इसीलिए हुई कि कोई एक फ़ैसले की तरफ ना आ सके। ईरान कहता था नहीं, हम अपने आप को न्यूक्लियर भी आगे डेवलप करना चाहते हैं, हम आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसका भी कब्ज़ा नहीं देना चाहते। अब देखें, इस टाइम जो सूरत हाल है, इस टाइम अगर करंटली सूरत हाल की बात की जाए तो जब डायलॉग्स आपके बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म होते हैं तो चीज़ें तो दोबारा आपकी रिवर्स हो जाती हैं। जहाँ से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ होता है वो तो वी वर बैक एट दैट सेम ओरिजिन जहाँ से हमारा मसला स्टार्ट हुआ था। तो अभी तक तो वो चीज़ें एज़ इट इज़ वैसे की वैसे ही हैं। आप ये देखें, जो ऑयल और पेट्रोलियम का बहरान था वो आज भी उसी तरीके से है। अगर कोई इसमें बेहतरी या नरमी आई होती तो हमें ओवरऑल सिचुएशंस नज़र आ रही होती। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हुई कि जैसे ही हमें इस तरह की खबरें आना शुरू हुई कि शायद हम कोई एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं, अमन की तरफ जा सकते हैं, तो क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल की कीमतें जो है वो कम होना शुरू हो गई। अच्छा, मैं इस पर आपका ज़ाती तज्ज़िया जानना चाह रहा हूँ कि क्या लग रहा है कि ये जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होने जा रहे हैं, इसमें खबरें इस तरह की हैं कि शायद बस ये एक साइनिंग एग्रीमेंट होगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो पहले तय करा दी जाएंगी और पाकिस्तान इसमें अपना किरदार भी अदा करे, या आपको लगता है कि ये थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स और फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स की तरफ हम जाएंगे? सर, मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि चीज़ें सेटल होने की तरफ जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, शायद वो बिहाइंड द कर्टन तो ज़रूर हो रही होती हैं, लेकिन ऑन कैमरा चीज़ें नहीं आ रही होती हैं उस तरीके से। सेम इसी तरीके से अगर एक एक चीज़ को वो बताएं, एक एक चीज़ को हाईलाइट करें, तो शायद चीज़ें उतनी स्मूथली नहीं चल सकेंगी जिस तरीके से चलनी चाहिए। अगर कोई एक ऐसी चीज़ जो बाहर आ जाती है, कबल अज़ वक्त बाहर आ जाती है, और उसे लोग भी डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं,
वो आप समझे ना, एक ओपिनियन होता है, एक परसेप्शन होता है। तो वो ओपिनियन, परसेप्शन और आपकी सोच में और जो आप करने जा रहे होते हैं उन तमाम चीज़ों में बड़ा तसादुम हो जाता है। तो शायद मेरा ख्याल में चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं, पर्सनल मेरा ओपिनियन है, चीज़ें इंशाल्लाह सेटलमेंट की तरफ जाएंगी भी सही, और आने वाले दिनों में होप सो इसका सेहरा पाकिस्तान के ही सर आएगा, पाकिस्तान के ही गले में आएगा, और दुनिया इंशाल्लाह पायदार अमन की तरफ जाएगी, और उसे लीड जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया है इंशाल्लाह इख्तिताम भी पाकिस्तान से ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा हसन, जब हम आवाम की बात कर रहे थे कि हुकूमत को कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं इस तरह की सूरत हाल में, हुकूमत पास ऑन भी करती है जो वो मुश्किलात से फेस कर रहे होते हैं, लेकिन एक अभी जो लोड शेडिंग हो रही है या एक महंगाई है, उसमें एक आवाम का रद्द-ए-अमल लाजमी तौर पर आया है। उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए हुकूमत की क्या अब आगे की जो लाए-अमल है जो सामने आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि वो ठीक है, या आपको लगता है कि उसमें थोड़ी सी बेहतरी करने की ज़रूरत है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ त्यामा, आम बंदा जो भी है उसे कभी भी इस चीज़ से गर्ज नहीं रहा कि डॉलर ऊपर जा रहा है या डॉलर नीचे हो रहा है। कभी भी उसे ये गर्ज नहीं रहा कि अमेरिका और ईरान की कशीदगी है। कभी भी उसे ये नहीं रहा कि यूक्रेन और किसी और मुल्क की आपस में जंग हो रही है। कभी भी इस तरीके से नहीं। आम आवाम को हमेशा जिस चीज़ से गर्ज होता है वो ये होता है कि आटे का रेट बढ़ रहा है, दाल का रेट कम हो रहा है, चीनी का रेट बढ़ रहा है, मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी डोर स्टेप पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबिलिटी हैं और जो मेरी एक परचेजिंग पावर है उसमें क्या क्या आता है। जो ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तमाम लोगों को, आम पब्लिक को पता था कि जंग की ही वजह से हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक का तो रिएक्शन था। हम ब्रॉडर सेंस में तो चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन नैरो सेंस में हम हमेशा उस चीज़ को फोकियत देते हैं जो हमारी परचेसिंग पावर में होती है। किसी की जेब में अगर 100 रुपये हैं तो वो ये कंसीडर करता है कि यार पहले 100 रुपये में मेरा आधा लीटर पेट्रोल आ जाता था और मैं एक दिन अपनी मोटर बाइक चला लेता था। अब तो उस 100 रुपये में मेरा इतना पेट्रोल ही नहीं आता कि मैं एक दिन अपना बाइक चला सकूं। तो आम बंदे को हमेशा इस चीज़ से गर्ज रहता है कि आजकल हालात मेरे मुताबिक किस तरीके से चल रहे हैं, आया मेरी परचेजिंग पावर है या नहीं है। अब आप लोड शेडिंग की जिस तरीके से आपने बात की, सर लोड शेडिंग में आप ये देखें कि लोग तो, चूँकि आपको पता है मैप्को की बीट भी मैं ही करता हूँ, तो जब बाकायदा तौर पर मैप्को के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहिरे भी हुए, मतलब 2 दिन में आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 दिन के अंदर एहतजाजी मुजाहिरे भी हुए। आप ये देखें कि 24 घंटे में से जिसके घर 16 घंटे लाइट नहीं है वो कंसीडर नहीं करेगा कि ईरान और अफ़गानिस्तान की जंग है, ईरान और अमेरिका की जंग है, या पाकिस्तान उसमें मेडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। वो ये चीज़ नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि 24 घंटे में से 16 घंटे मेरे घर लाइट नहीं है और महीने बाद जब बिल आता है तो बिल 10,000 से ऊपर का है। तो उसे ये कंसर्न नहीं है, उसे कंसर्न ये है कि मेरी परचेजिंग पावर क्या है, मुझे किस तरीके से सर्विसेज दी जा रही हैं और इन रिटर्न मेरे से किन टैक्सों की मद में पैसे वसूल किए जा रहे हैं। आप ये देखें 16 घंटे जिसके घर लाइट नहीं है उसने अगले दिन नहा धोकर फ्रेश होकर ऑफिस में आना है, उसकी नींद पूरी नहीं है तो उसने उस नींद की वजह से अपने वर्क को मुतासिर नहीं होने देना। जब काम मुतासिर नहीं होगा तो आखिर इंसान है वो किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। एक एहतजाजी मुजाहिरे में इस तरीके से हुआ कि रिक्शे वाला था, आप बिलीव करेंगे रिक्शे वाला वो बुज़ुर्ग बंदा वो कहता था कि आप सिर्फ इतना बताएं कि रात को जब हम सोते हैं तो लाइट ना होने की वजह से सो नहीं सकते, सुबह के टाइम में बच्चे स्कूल कैसे जाएं, हम दोबारा रिक्शे को किस तरीके से चलाएं, नींद पूरी नहीं है, पैसे नहीं है, जेब में उस तरीके से परचेजिंग पावर नहीं है, तो क्या करें। वज़ीर तवानाई का एक बयान आया था कि इंशाल्लाह लोड शेडिंग जो है वो कम की जाएगी, उस पर काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि ग़ालिबन शुरू में 2.5 घंटे का कहा गया था लेकिन अभी उस वक्त ज़्यादा हो रही है, तो इसकी अभी क्या सूरत हाल है? सर देखें 2.25 घंटे का 2.5 घंटे का तो कहा गया, लेकिन वो 2.5 घंटे तो आवाम उस चीज़ को मैनेज कर लेती है किसी तरीके से, लेकिन अगर 2.5 घंटे की आड़ में आप 10-10 घंटे लोड शेडिंग करें तो कौन बर्दाश्त करेगा। चूँकि अवाम का गुस्सा, रिटेलिएशन इतनी ज़्यादा थी, अवाम का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वज़ीर जो तवानाई हैं उन्हें आकर ख़ुद बयान देना पड़ा। पहले उन्होंने नीचे लेवल से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने खुद उन्हें आना पड़ा और उन्हें आकर सारी जस्टिफिकेशन देना पड़ी और आवाम को एतमाद में लेना पड़ा कि यार हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, कोशिश है
कि 2.25 घंटे है तो 2.25 घंटे ही रहे, हम कुछ इस तरीके का मैकेनिज़्म बनाएं, हम इस तरीके का चार्ट बना दें, शेड्यूल बना दें जिसमें तमाम लोगों को पता हो कि इधर मुल्तान के इस हिस्से में इतने घंटे लाइट जाएगी, इस घंटे में यहाँ पर लाइट नहीं होगी। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 12:30 बजे, 12:45 बजे या 1:15 बजे लाइट चली जाती है और आने का नाम ही नहीं है। राउंड फिगर में लाइट नहीं जा रही, पहले पता होता था 1 से 2 तक नहीं होगी, 1:30 से 2:30 तक नहीं होगी, 1 घंटा बनता है, 1:30 से 3 तक नहीं होगी, 1.5 घंटा बनता है। तो अब तो किसी को मालूम ही नहीं है, शेड्यूल का ही नहीं पता। तो लोगों का हमेशा रिएक्शन उस टाइम पर आता है जब अनसर्टेनिटी जिस टाइम पर होती है, जिस टाइम पर लोग कहते हैं कि अभी हमारा कारोबार का टाइम है। आप अंदाज़ा लगाएं, एक बंदा जिसका फोटोस्टेट का काम है, शाम के टाइम पर तो उसका फोटोस्टेट का काम नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। दिन के टाइम में ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज के टाइम में उसका फोटोस्टेट का काम चलेगा, और उस टाइम में अगर लाइट ही नहीं है तो वो कभी भी अच्छा नहीं समझेगा। वो कभी इसको बेहतर करने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि फिक्स्ड आवर्स पे काम किया जा रहा है, कोई लाएअमल आने वाले दिनों में आ सकता है। एक जो बिजली घरों की बात की जा रही थी कि जैसे ही वो हमें मिलेंगे तो ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, जो वज़ीर तवानाई की तरफ से बयान आया। आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास इसकी बीट है, तो इसका ज़रा तज्ज़िया भी देते जाइएगा ताकि हम आवाम को कोई होप देते जाएँ। अच्छा, कि एक दिनों में, एक 4 दिनों में बेहतर हो जाएंगे ये हालात। अच्छा, आने वाले दिनों में मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है, लाहे अमल दिया जा रहा है कि इस पर प्रॉपर वर्किंग जारी है, क्योंकि एकदम से हालात इस तरीके से हो गए थे कि वो अभी तक शायद डिसीजंस ही नहीं लिए जा रहे, डिसीजन मेकिंग जो है वो ही नहीं की जा रही। जब तक डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, वो इम्प्लीमेंट होते हुए उसे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अपर लेवल पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, शेड्यूल बन रहा है। होप सो कि नेक्स्ट वीक में, आज जिस तरीके से फ्राइडे है, मंडे से कुछ ना कुछ तमाम चीज़ें इंशाल्लाह सेटलमेंट होती हुई भी नजर आएंगी और स्टेबलाइज। और अगर इंशाल्लाह हालात जो है वो बेहतर हो रहे हैं, जिस तरह अभी आपने भी कहा कि एग्रीमेंट हो जाता है, और तवक्को यही की जा रही है कि इंशाल्लाह ये साइनिंग एग्रीमेंट होंगे। हो सकता है कि बज़ात खुद जो यूएस प्रेसिडेंट है वो भी आ जाएँ, उधर से ईरान के प्रेसिडेंट भी आके ये साइनिंग एग्रीमेंट में साइन करते हैं। तो उसके बाद अगर ये हो जाता है तो एक तो ऑयल प्राइसेस ज़मीन पर आएंगी, कम होंगी, तो तब तक ये कितने अरसे में ट्रिकल डाउन हो सकता है, इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं आवाम तक कब तक पहुँच सकते हैं? सर आप देखें, रिपल इफ़ेक्ट है। रिपल इफ़ेक्ट में तो यूं ही होता है कि एक चीज़ जब गिरती है तो उसकी वेव्स बनती हैं, और वेव्स बन के दोबारा वो रिपेल करती हैं। तो अभी तो ये चूँकि अनफॉर्चुनेट या अनलकीली कुछ इस तरीके से था कि पूरी दुनिया के हालात इस तरीके से हो गए। जितनी जल्दी चीज़ें ख़राब होती हैं शायद उतनी जल्दी स्टेबल नहीं हो पाती। ये तो एक फैक्ट है। आप घर की एग्जांपल ले लें, आप अपनी लाइफ की एग्जांपल ले लें, आप बड़ी मतलब ब्रॉडर सेंस की तरफ आप ना जाएं, माइक्रो लेवल पर आ जाएं, तो आप उधर भी देखें तो चीज़ें ख़राब बहुत जल्दी होती हैं, लेकिन शायद उस तरीके से स्टेबल नहीं हो पाती। हम दुआ ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानियों वाले मामलात पैदा करें, अल्लाह ताला बेहतरी भी करें, तो जितनी जल्दी चीज़ें ख़राब हुई हैं उतनी ही जल्दी स्टेबल भी हो जाएं। क्योंकि ये सिर्फ एक पाकिस्तान का मसला नहीं है, आपकी मेरी ज़ात का इशू नहीं है, ये दुनिया का इशू है। वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। और हम जब सुन रहे थे और ये जो बातें हो रही हैं कि अनफॉर्चुनेटली अगर हालात बेहतर नहीं होते तो वी आर एट द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो फिर हर चीज़ का इम्पैक्ट होगा। अगर आज हमें 360 रुपये पेट्रोल मिल रहा है तो फिर वो 550 रुपये भी जा सकता है, अगर पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार जिस तरह प्ले कर रहा है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली हम लोग कामयाब नहीं होते। लेकिन उम्मीद यही है कि 99% नाज़रीन, होप की बात ये है कि हमने अल्लाह ताला पे भी भरोसा रखना है, अपनी अस्करी और हमारी जो मिलिट्री की जो सिविलियन हमारी हुकूमत है उसको भी सपोर्ट करना है, शाना बशाना खड़े होकर उनको सपोर्ट करना है, और इस वक्त जो हालात हैं उसमें अपना रोल प्ले करते रहना है। यानी कि रूल्स और रेगुलेशन जो बनाई जा रही हैं, 8 बजे जो दुकानें बंद करने का कहा जा रहा है, हमने उस टाइम पे करनी है। वो सारी चीज़ें करने के बाद, अपने फ़राइज़ अंजाम देने के बाद, हमने तवक्को रखनी है, अपनी हुकूमत की तरफ देखना है कि हाँ जी हम हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं, अब आप बताएं कि आप हमारी फैसिलिटेशन के लिए क्या काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 8 बजे दुकानें भी बंद ना करें, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल जो ज़ायद इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिस्सा जो है वो ना डालें, और उसके बाद फैसिलिटेशन की तवक्को की जाए। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हसन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल स्फेयर में क्या हो रहा है उस पर भी तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम हसन से बात कर रहे थे कि इस वक्त ग्राउंड की सूरत हाल क्या है, लोग
किस तरह देख रहे हैं कि जो एग्रीमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स भी पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान अमन के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तारिक कुरैशी साहब ने, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनसे भी इस हवाले से राय ले लेते हैं और ज़रा समझ लेते हैं कि आने वाले दिनों में हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए। सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में क्या होगा, क्या ये थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स की तरफ जाएंगी, फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स की तरफ जाएंगी, क्योंकि डिप्लोमेसी इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, या इसमें हम किसी एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों जो फरीकैन हैं उनका एक हार्ड स्टांस है। जो कुछ खबरें हमें मिल रही थी जो निगोसिएशन के हवाले से कि शायद ईरान भी थोड़ा सा पीछे जा रहा था और यूएस भी कुछ चीज़ें मनवा रहा था अपनी, और बिल्कुल एग्रीमेंट के करीब थे, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। तो इससे उम्मीद यही रखी जा सकती है कि इंशाल्लाह ये एग्रीमेंट होगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारी जो सिविलियन है और अस्करी क़यादत है वो इस वक्त दौरों पे हैं पड़े, और उसमें इन्हीं के हवाले से बात की जा रही है कि हम एग्रीमेंट की तरफ चले जाएँ। तो इस हवाले तारिक कुरैशी साहब का भी हम मौक़िफ़ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, इस वक्त की जो सूरत हाल है, मैं चाहूँगा कमेंट कीजिएगा कि जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में होंगे और हम शायद एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे, एक साइनिंग सेरेमनी होगी, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? या आपको लगता है कि ये आगे टॉक्स बढ़ेंगी, थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स होंगी और फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स की तरफ जाएंगे? देखें, पहली बात तो आपको अपने जहन से जी सर, ग़ालिबन ऑडियो का जो है वो थोड़ा सा इशू आ रहा है, अब टेक्निकल इशू है। जैसे ही हम रिकनेक्ट करते हैं सर के साथ तो फिर हम लोग उनसे बात करते हैं। हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑडिबल सर? तारिक कुरैशी साहब, नाज़रीन किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से तारिक कुरैशी साहब इस वक्त मौजूद नहीं है। जैसे ही उनके साथ दोबारा रब्ता होता है तो फिर उनका मौक़िफ़ इस वाले से लेते हैं। हसन से इस वाले से बात कर लेते हैं। हसन साहब, आपका अपना क्या इसमें राय है कि हम इंशाल्लाह एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे? आपने इस पर कहा भी सही कि एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजूहत बताइएगा, क्यों आप इस वजह से कह रहे हैं? क्योंकि यूएस को, दोनों ईरान को कुछ ना कुछ अपनी पॉपुलेशन को दिखाना है, फेस सेविंग चाहिए। साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जिस तरीके से आपने बताया फेस सेविंग है, सेकेंडली इसमें चीज़ ये है कि याद रखिएगा, जब भी कोई बंदा मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है तो वो कुछ ना कुछ सोच कर आता है कि कुछ मैंने बात माननी है, कुछ मैंने मनवा लेनी है। जब एक बंदा एग्रेसिव स्टांस में होता है तो वो ये चाह रहा होता है कि मेरी ही मानी जाए, नहीं तो या आर होगा या डू एंड डाई वाली कंडीशन होती है। जब एक बंदा तमाम चीज़ें सीज़ फायर करके, जंग बंदी करके और मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर डिस्कशन करता है, टेबल टॉक पर आता है, तो वो हमेशा ये जहन बना कर आता है कि कुछ मैं उनकी सुन लूँगा, कुछ अगर मुझे डेंट लेना भी पड़ा तो वो मैं डेंट ले लूँगा, कोई ऐसा सच इशू नहीं है। सेम इसमें जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में हम देखें, दोनों अगर फ्रीकीन एक मेज़ पर आ गए हैं और मुज़ाकरात की मेज़ पर आए हैं, तो वो ये सोच कर आए हैं कि हमने सीज़ फायर भी करना है और हमने हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। दूसरी चीज़ जो है वो फेस सेविंग है। ईरान को तो आप देखें कि ईरान तो लड़ रहा था और जिस तरीके से वो आए, बैग्स लेकर आए और अपने शोहदा की तस्वीरें लेकर आए, उनका ये सिर्फ एक पैगाम नहीं था, उनका ये सिर्फ एक जेस्चर नहीं था, उनकी बाकायदा तौर पर इसमें वाज़े एक पैगाम था कि हमारे साथ जो वक़ूआ हुआ है तो उसको हम भूलने वाले नहीं हैं। आप अगर ये समझें कि हम आ गए हैं, खुशी खुशी आए हैं, या हमारे चेहरे पर खुशी के आसार हैं जंग बंदी की वजह से, तो हरगिज़ आप इस बात को मत भूलिएगा कि जितने हमारे शोहदे हैं उनका खून और उनकी जो चेहरे हैं वो भी हम अपने साथ लेकर आए हैं। हम सिर्फ अकेले नहीं आए, हम उन बस्तों को भी अपने साथ लेकर आए हैं जो बच्चे हमारे इस जंग में शहीद हुए हैं और जो स्कूल जाकर जिन्होंने आगे ईरान की बाग दौड़ संभालनी थी। वो ये एक बाकायदा पैगाम था। वो किस लिए? ईरान को तो शायद मेरा ख्याल में उस तरीके से फेस सेविंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अलबत्ता सुपर पावर, ये इसी तरीके से ये पहलवान की लड़ाई हो जाए किसी रिक्शे वाले के साथ, या पहलवान की लड़ाई हो जाए किसी उस ऐसे इमेच्योर बच्चे से, लेकिन अगर वो पहलवान 2 थप्पड़ मारे और आगे से 2 ही थप्पड़ उसे छोटा बच्चा मार दे तो फेस सेविंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, ये एक फैक्ट है। बिल्कुल ये एक फैक्ट है। हसन साहब हमारे साथ ही मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त तारिक कुरैशी साहब ने हमें दोबारा जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। तारिक कुरैशी साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्रीमेंट के हवाले से? क्या आपको लगता है कि मज़ीद राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, इस पर कोई निगोसिएशंस जो हैं वो मज़ीद होंगी? जी तारिक साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आप भी और मेरे साथी नाजरीन भी ये बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें कि एग्रीमेंट नहीं हो रहा। एग्रीमेंट एक्चुअली हो चुका है। सही।
प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि इसको ईरान वाले भी एग्रीमेंट पे रजामंद हो गए हैं, जो भी उनकी निटी-ग्रिटीज थी, खासतौर पे जब फील्ड मार्शल का आखिरी दौरा हुआ जो अभी बल्कि कंटिन्यू है जी। उसके अंदर वो निटी-ग्रिटीज भी सारी तय हो गई। अब जो अगर आप जरा थोड़ा सा इसको ट्रंप की साइकी के हवाले से देखें ना, तो ट्रंप हर चीज को सेलिब्रेट करने का आदी है। बिल्कुल, वो छोटी सी भी चीज को सेलिब्रेट करता है। अब ये इतना बड़ा एकॉर्ड है, ये कोई मामूली बात नहीं है, तकरीबन आधी सेंचुरी का मसला है। 47 साल के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्ता हुआ है। एकॉर्ड तो बहुत बाद की बात है, राब्ता होना एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अब ईरान को भी ये समझ आ गई है कि हम मतलब लड़के तो यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते रीजन में। उन्होंने जो अपनी जिसे कहते हैं कि एक बाइज्जत मुआहदे वाली जो बात थी वो उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी बहादुरी से प्रूव कर दी कि बाइज्जत मुआहदे पे हम जाएंगे। तो उनकी इस हवाले से ईरान को एक बड़ा फायदा हुआ है, एज है कि वो एक बाइज्जत मुआहदे पर जा रहे हैं। जो ट्रंप पहले बात कर रहे थे कि जी ईरान सरेंडर करे अनकंडीशनल, फिर हम बात करेंगे, वो बात खत्म हो गई। अच्छा, अब ये मुआहदा हो रहा है बराबरी की बुनियाद पे, और जब मुआहदा बराबरी की बुनियाद पे होता है तो उसके अंदर दोनों तरफ विन विन पोजीशन होती है। जनाब तारिक साहब, ईरान जो चाह रहा था कि सैंक्शन से रिलीफ मिला जाए, यूरेनियम इनरिचमेंट में हमारे हम कुछ करना चाहते हैं, गो हम उसको वेपन के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते। फिर ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मोज के हवाले से भी एक स्टांस था कि हम इसके ऊपर अपना कंट्रोल गो उस तरह नहीं, लेकिन एक चाह रहे थे जिस तरह अमेरिका की तरफ से भी ये था कि हम लोग भी इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ब्लॉकेड था। फिर यूएस की तरफ से यूरेनियम के हवाले से एक हार्ड स्टांस था। तो क्या एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है इस एग्रीमेंट से? जब पहली नेगोशिएशंस हुई थी उसमें 5 साल और 20 साल की बातें की जा रही थी कि हम उसको यूरेनियम को तब तक नहीं रोक देंगे इनरिचमेंट को। देखिए, पहली बात तो ये सुने कि जब आप किसी एग्रीमेंट के लिए जाते हैं तो बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपने लीवरेज के लिए रखनी होती है। सही। तो ईरान ने भी जो 10 अपने पॉइंट्स रखे थे ना, उसके अंदर उस बहुत सारे पॉइंट्स थे जो लीवरेज के थे। अमेरिका ने भी इसी तरह 15 पॉइंट्स में बहुत से लीवरेज के थे। अब जो एग्रीमेंट के अंदर जो चीजें जा रही हैं, बिल्कुल आपने जो पहली बात की वो ईरान को मिल रहा है। ईरान की सैंक्शंस भी खत्म हो रही हैं, ईरान के एसेट्स भी डीफ्रीज हो रहे हैं। सही। इस एग्रीमेंट में रहेगी एनरिचमेंट प्लान और एटॉमिक के ऊपर तो बाद में अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसको रिकॉल करें तो अली खामनाई साहब जो है ये बहुत पहले बाकायदा फतवा दे चुके हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार बनाने को हराम समझता है। बिल्कुल। अब इशू रह जाता है सिर्फ ये कि जो उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है उसका, इसके ऊपर भी ईरान ने 3 प्रपोजल ऑलरेडी दे चुकी हैं जिसके ऊपर तकरीबन ट्रंप एग्री कर चुके हैं। उसमें 3 प्रपोजल ये हैं कि एक तो ये स्टॉक जो है पाकिस्तान, चाइना या रशिया को शिफ्ट कर दिया जाए। सही। दूसरी प्रपोजल ये है कि हाई लेवल इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी का अथॉरिटी है, एजेंसी है, उसकी निगरानी में एक हाई पावर्ड एजेंसी बना दी जाए जो कि जिसकी सुपरविजन में ये स्टॉक आ जाए और ये स्टॉक जो है उनकी नजर में आ जाए। ये भी मतलब अमेरिका के लिए भी एक्सेप्टेबल है। और दूसरा रह गया आपका 5 साल और 20 साल वाला। देखें, आप 5 साल और 20 साल को अगर आप करें ना तो और दुनिया भर की अगर आप एग्रीमेंट्स की तारीफ देखें ना तो ये इसी तरह होता है। तो ये कहीं हो सकता है 7 साल पे हो जाए, हो 8 साल तक, और उसमें ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी जो लोग गए हैं नेगोशिएटर, उन्होंने उन्हें समझाया हो कि देखें आप, वो अंग्रेजी की एक बड़ी पुरानी मिसाल है, वह इफ गोरिल्ला सेव अ डे ही कैन लिव फॉर अनदर डे। तो अगर आज ईरान इसको 2 साल भी मतलब इसको गुजार लेता है ट्रंप के, तो कल को दुनिया का जोग्राफिया क्या होगा, दुनिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशन क्या होगी, किसी को नहीं पता। क्योंकि जिस तेजी से दुनिया में चीजें बदल रही हैं उसमें मैं नहीं समझ सकता कि ये जो पीरियड है ना ये कोई बोन ऑफ कंटेंशन बनेगा। सही। अच्छा तारिक कुरैशी साहब, दूसरी बात जी कंप्लीट कीजिएगा। दूसरी बात ये कि इस आप अकॉर्ड को सिंपल अमेरिका और ईरान के अकॉर्ड के हवाले से ना देखें। इस अकॉर्ड के साथ साथ पूरी इस वक्त एरिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशन चेंज हो रही है। अमेरिका बहुत सी जगहों से अमेरिका को एग्जिट होना पड़ रहा है। आप देखें सऊदीया से वो काम शुरू हो गया है कि जो जिस फैसल एयरबेस को पाकिस्तान के हवाले किया गया है, पहले ये एयरबेस जो था
ये अमेरिकन के पास था। बिल्कुल और बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड होने जा रहा है जिसमें दुनिया का जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मिडिल पावर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तारिक कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तज्जिया जो है वो हमें दिया। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और हसन हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा हसन से भी इसी मौजू पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ तारिक कुरैशी साहब मौजूद थे जो कि इस वक्त हमें ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसके बारे में आगाह कर रहे थे। नाजरीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अहमद मंजूर साहब ने जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। उनसे ज़रा इंटरनेट के हवाले से बात कर लेते हैं। कुछ आप लोग भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि 2-4 दिनों से जैसे ही इंटरनेट स्लो होता था किसी भी वजह की वजह से, तो वो कह दिया जाता था कि ये जी ईरान और जो US की वॉर चल रही है उसकी वजह से हो रहा है, और जो केबल ओशंस में से गुजर रही होती है उनको अगर कट लगा दिया जाए तो हम बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसी वाले से तफसील गुफ्तगू कर लेते हैं अहमद मंजूर साहब से और जान लेते हैं कि क्या ये वॉर्स का इम्पैक्ट हमारे इंटरनेट पे भी पड़ता है या नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम अहमद मंजूर साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जनाब, आप बताइएगा आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जनाब, ये बताइएगा जी, जो जैसे ही हमारा इंटरनेट डाउन होता है तो हमें कुछ ये जो इस वक्त हालात में जैसे कुछ 1-2 दिन पहले जो हमारा जो इंटरनेट डाउन हुआ उसमें ये बातें की जा रही थी कि शायद कोई केबल कट हो गई है या कर दी जाती हैं इस तरह की वॉर्स की सिचुएशन में। क्या ऐसा होता है और हु कंट्रोल्स दीज वायर्स? अच्छा, बेसिकली कई दफा ना हम चीजों को बहुत ज्यादा हवा बना देते हैं कि जी ये तो ऐसे होता है। जैसे आज से कुछ देर पहले अगर आप बात कर रहे होते तो होता ये था कि जी शार्क खा गई है, ठीक है, शार्क ने आके कर लिया। देखें, ये जो चीजें होती हैं ये डिफरेंट अथॉरिटीज के अंडर आती हैं। कौन सी किस जगह से गुजर रही है वहां पे बकायदा उसको अथॉरिटी टेक केयर कर रही होती है। ऐसे नहीं होता कि जी बस कोई बंदा गया और उसने, हाँ इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, बिकॉज जैसे आप हैकिंग को देखते हैं या डिफरेंट और साइबर वॉर को देख रहे हैं तो उसी तरह इसमें इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। लेकिन हर बात के अंदर वो जो है ना, हम इंटरनेट स्लो होने के ऊपर हम कोई ना कोई छोटी सी वो चीज बनाते हैं। हाँ, डिफरेंट जगहों के ऊपर ये भी होता है, कंटेंट मैनेजमेंट हो रही होती है तो जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं चलती, बिल्कुल, जिसके लिए कई दफा वो आपने देखा होगा टिकटॉक या और बहुत सारी एप्स को बैन कर दिया जाता है। लोग उसके लिए VPN को यूज करना शुरू कर देते हैं, देन वो बेहतर यानी आपको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि चीजें स्लो, क्योंकि हमेशा हर चीज का एक बैकअप लिंक जरूर होता है। सही। अच्छा, यानी अगर आप सही, जी 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 कंप्लीट कीजिएगा सर। मैं यही कहने लगा था कि अगर मिसाल के तौर पे जमीनी वो कट जाए जो आपस में ट्रांसपोर्ट है, तो उसके लिए सैटेलाइट का लिंक बीच में डाल दिया जाता है ताकि वहां से इंटरनेट आ जाए। तो देयर इज ऑलवेज अ सेकेंडरी रूट। सही। अच्छा अहमद मंजूर साहब, ये बताइएगा फिर इस तरह की खबरें आती क्यों हैं? आखिर सुनने में आता है कि व्हेन देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ ऑलवेज अ फायर। तो वजूहात कुछ ना कुछ, ये जो केबल्स जा रही होती हैं इसको थोड़ा सा ज़रा ये मैकेनिज्म समझा दीजिएगा ताकि वंस एंड फॉर ऑल इसको हम एंड ही कर दें कि नहीं जी इतना आसान नहीं होता किसी भी केबल को कट कर देना। देखें, सबसे पहले तो ये जो वो जिसे कहते हैं ना, जैसे आपने माशाल्लाह बात की कि जहाँ पे धुआं होता है वहां पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं आग तो लगी होती है माशाल्लाह। लेकिन बात पता है क्या है, हर जगह आग भी नहीं लगी होती। कई दफा चिंगारी लोग जला देते हैं और उसके बाद आग हमारे जैसे लोग खुद लगाते हैं, क्या कह के कि नहीं नहीं यहाँ पे आग थी, अच्छा नजर नहीं आ रही तो लगाओ। ठीक है ना। देखिए, होता पता है क्या है कि हाँ समटाइम्स यस प्रॉब्लम आती है। जैसे मिसाल के तौर पे अब समुंदर है, समुंदर में तूफान आ गया, सही। अंडर सी केबल है, तूफान आ गया, यानी खुदा ना खास्ता कोई जहाज है जो जाके नीचे डीप डाउन कहीं पे गिर गया, जो उन केबल्स के ऊपर गिर गया, तो यस दैट्स पॉसिबल। लेकिन हर चीज को जोड़ देना दैट्स एन इशू। यानी एक चीज बहुत ज्यादा, हाँ अगर मिसाल के तौर पे एक अंडर सी लड़ाई चल रही है और उन्होंने जाके केबल्स को डायरेक्ट हिट कर दिया, जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंटेलिजेंस का अदारा है या कोई और जगह है, वहां पे डायरेक्ट सबसे पहले जाके हिट किया जाता है। या जैसे वॉर जब शुरू होती है तो सबसे पहले किन एरियाज को टारगेट किया जाता है? सबसे पहले एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जाता है ताकि लोगों का हवाई रास्ता बंद किया जा सके, ताकि तो इसी तरह ये अगर तो एक स्ट्रैटेजिकल मूव के तौर पे चीज को किया जा रहा है देन यस। लेकिन हमेशा ही समुंदर के अंदर इतना जाना इज नॉट दैट इजी। सही है। अच्छा सबसे पहले वहां जाएंगे।
अभी जो रीसेंट हमें ख़बरें मिली उसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई ऐसा हुआ? ये अभी जो पिछले 1-2 दिन पहले, कल भी इंटरनेट काफ़ी डाउन था, परसों भी इंटरनेट डाउन था, उसकी क्या वजह बताई जा रही है? बिकॉज़ यू आर एन एक्सपर्ट और आपका तो सारा काम ही इंटरनेट के साथ होता है। ऑनलाइन अगर ई कॉमर्स भी आप लोग कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। देखें, डिपेंड करता है। देखें, न्यूज देना जो है ये अथॉरिटीज का काम है, सिंपल सही, एज दैट। ठीक असल है। वजह क्या है, लेकिन हम जैसे जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं चीजों को। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बात करता हूँ, आज से चंद एक साल पहले अचानक से, ये सिर्फ मिसाल के तौर पे आपको बताने लगा हूँ, जी, फेसबुक और मेटा की तमाम सर्विसेज बैठ गई थी। जी। मुझे इसलिए पता है बिकॉज हम उस टाइम ना मेरे एक लेबनान के वो हैं, जिनके साथ हम लोग उस टाइम ऑनलाइन कुछ कर रहे थे, यानी एक लाइव शो चल रहा था बेसिकली उस टाइम। सही। तो वो डाउन हो गया था। हुँ, जैसे ही वो डाउन हुआ है, तो मैंने फौरन उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो वो मैसेज हुँ, उनको रिसीव नहीं हुआ। सही। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा फेसबुक, तो वो मुझे फौरन समझ आ गया कि ठीक है। असल में मेटा की सर्विसेज डाउन हुई हैं। ठीक है। अहमद लेकिन मंदूर साहब, बहुत यहाँ पे शुक्रिया लोगों जी, ने इंटरनेट आपने वालों हमें जॉइन किया और हमें समझाया कि हर चीज़ इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, बहुत से ग्रे एरियाज़ होते हैं जिसको समझने की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं हो गया और उसने वायर काट दी और उसकी वजह से फिर हमने सोशल मीडिया पे उसकी खबरें लगाना शुरू कर दी। तो एक पूरा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू चल रही होती है। इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो इस सारी चीज़ को देख रहे होते हैं। हाँ, अगर टेक्निकली इसको कुछ किया भी गया होता तो उस तरह की हमें खबरें मिल जाती। तो फिल वक्त इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। नाज़रीन, हमें भी देखना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे किस इदारे से खबर ले रहे हैं, उसका हमने बिलीव करना भी है या नहीं करना। फिल वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट अब्दुल मंजूर साहब मौजूद थे, जो कि हमें समझा रहे थे कि यार इतना इजी नहीं होता हर चीज़ के, जो हमें अब खबरें मिलना शुरू हो जाती हैं सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पर इस तरह की जो खबरें मिल रही होती हैं, तो हमें हर चीज़ को बिलीव करना नहीं शुरू कर देना। हाँ, कोई भी वजह हो सकती है जो हमारा इंटरनेट डाउन था कल या परसों, और उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वही आपको बता सकता है कि इसकी वजह क्या थी। बाकी क्या असराइयाँ हैं उसके ऊपर अंदाज़े लगाए जा रहे होते हैं। सॉरी नाज़रीन, हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सुहेब साहब ने, जो कि बड़े मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनसे आज हम ज़रा सुलह हुदैबिया के हवाले से बात करेंगे। अब सुलह हुदैबिया का टॉपिक आज, क्योंकि रमज़ान हम लोग जुमा है, जुमे के दिन हम कोशिश करते हैं कि हम लोग किसी इस्लामिक टॉपिक पे इन डिटेल डिस्कशन की जाए। सुलह हुदैबिया का टॉपिक का चूज़ करने का वजह ये थी कि हम दीन से ज़रा सीख सकें कि दीन हमें क्या सिखाता है सुलह हुदैबिया के बारे में, सुलह के बारे में। हमें सुलह हुदैबिया जैसे बड़े बड़े मौके इस तरह के मिलते हैं जिसमें हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना किरदार अदा किया, जिसमें हम अमन की तरफ के बजाय इसके कि तलवार के ज़ोर पर दीन फैलाया जाए, हमने अमन के ज़रिए दीन फैलाया। हमारा दीन तलकीन करता है कि हम लोग अमन में लीड करें, हम लोग बजाय, हाँ, हमारा दीन हमें यह भी बताता है कि जो आपको मैली आंख से देखे तो फिर उसको जवाब भी देना है, लेकिन उसी के साथ साथ हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी है, चाहे शराइत किसी भी तरह के हों, आपने अमन की तरफ जाना है। तो इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, और ज़रा समझ लेते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा और हमें एक्सपेक्ट किस तरह क्या करना चाहिए। हसन, तजियाकार हमारे साथ मौजूद है, वो भी यही बात कर रहे थे कि एग्रीमेंट हो चुका है और दोनों जो फरीकैन हैं वो कुछ तय कर चुके हैं। आप अब बताइएगा कि जो हम रिपल इफ़ेक्ट की बात कर रहे थे, आवाम को अभी से क्या तवक्को रखनी चाहिए? जिस तरह वो आईटी एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि हमारी आवाम तो है जो कोई भी चीज़ सुनती है तो उस पर बिलीव करना शुरू कर देती है, तो कितने अरसे में ये रिलीफ जो है वो उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आप तक आ जाएगा? महीना, 2 महीने? त्यामा साहब, जिस तरीके से डिस्कशन हो रही थी, आपने देखा हमने जर्नलिज्म की फील्ड में ये चीज़ सबसे पहले हमने स्टडी की थी कि झूठ को इस तरीके से फैलाया जाए कि वो सच साबित होने लगे। और उसके साथ साथ हमें ये हमेशा मीडिया एथिक्स के एक हमारे सब्जेक्ट में हमें ये बताया गया था कि जब भी आप कोई ख़बर दें तो आप भी उसकी तस्दीक कर लें और आप ये भी देखें कि उसका इम्पेक्ट क्या होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी वायरल होती हैं, जिस तरीके से अभी डिस्कशन हो रही थी कि वो हमें फ़ील ये होता है कि समंदर में एक शार्क थी, उसने काटा और वो केबल्स कट हो गई और इंटरनेट जो है स्लो हो गया। तो इस तरीके से नहीं है, मतलब वो चीज़ों को इस तरीके से पिक्चराइज कर दिया जाता है, चीज़ों को इस तरीके से उसकी पिक्चर क्रिएट कर दी जाती है कि शायद उसको लोग हकीकत ही समझना स्टार्ट कर देते हैं। आवाम को भी चाहिए कि इस सूरत हाल में थोड़ा सा सेंसेशंस की तरफ जाने की बजाय चीज़ों को रियलिटीज़ पर समझने की कोशिश करनी चाहिए, और इस तरीके की जितनी भी फेक न्यूज़ हों या जितनी भी ऐसी चीज़ें हों तो उसे इंसान को खुद भी काउंटर करना चाहिए और थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि मैं अगर ये चीज़ आगे किसी को भेजूंगा तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा। पहली चीज़ ये। सेकंड,
क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे फिर वही होंगे जो मैंने जिस चीज़ से बात स्टार्ट की कि पाकिस्तान की सफारती सतह पर भी जीत थी, पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट में भी जीत थी, पाकिस्तान की पब्लिक इंटरेस्ट में भी जीत थी। और ये जिस तरीके से सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो चुकी हैं, बिहाइंड द कर्टन सारे मामलात तय पा चुके हैं। अब इंशाल्लाह ऑन कैमरा आकर तमाम चीज़ें डिस्क्लोज़ होंगी, और जो ही डिस्क्लोज़ होंगी तो उसके बाद इंशाल्लाह मुल्क सिर्फ इस खिते में नहीं बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में इंशाल्लाह पायदार अमन की तरफ हम लीड करेंगे। पहली चीज़ इंशाल्लाह। सेकंड, आपने त्यामा पूछा कि इसका कितने टाइम के बाद चीज़ें स्टेबलाइज होने की तरफ आएंगी, तो बात फिर वही है कि चीज़ें ख़राब बहुत जल्दी हो जाती हैं, शायद स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो होप सो इंशाल्लाह जो ही ये तमाम चीज़ें सीज़ फायर की तरफ जाती हैं, जंग बंदी हो जाती है, मामलात स्टेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद तकरीबन कहा जा सकता है कि 1 से 1.5 महीना लगेगा तमाम चीज़ों को दोबारा से अपनी रूटीन में आने में। ये थोड़ा सा टाइम हमारे लिए, सबके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन इस तरीके से तंगी नहीं होगी जिस तरीके से अब हम लोग फेस कर रहे हैं। हम लोग फेस कर रहे हैं। कदरे बेहतर। मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड ऑफ यू। आज हमें बड़ा जामे तज्जिया दिया और इस वक्त आवाम का जो रद्द अमल है उसके बारे में तफसीलन आगाह किया। अब्दुल कुद्दूस सुहेब साहब, इस वक्त हम ब्रेक पे जाने लगे हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग इस खित्ते के जो सूरत हाल है उसके बारे में, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और फिर सुलह हुदैबिया के बारे में तफसीलन डिस्कशन करेंगे। वो माशाल्लाह अभी हसन साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया है कि देखें चीज़ें जो होती है ना वो ख़राब तो बहुत जल्दी हो जाती हैं। जंग जब शुरू होती है तो उसकी जो तबाही जो है ना वो कुछ दिनों में हो जाती है, लेकिन जो तामीर का काम है, फिर रिहेबिलिटेशन है, उसमें टाइम लगता है। तो बहरहाल इस वक्त ये है कि ईरान ने एक इस्लामी मुल्क के तौर पर ये साबित किया है कि ये अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद जो है ना मुज़ाकरात पे आई है और सालसी की तरफ पाकिस्तान उसे लेकर आया और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अब्दुल कुद्दूस सुहेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे इस वक्त खित्ते की क्या सूरत हाल है और इसी के साथ उसका जो इम्पैक्ट है वो कॉमन सिटीज़न पे जो पड़ रहा है, उसका रिएक्शन क्या है कॉमन सिटीज़न का, और हमने निकलना उससे किस तरह है। तो हसन मलिक हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने तफसीलन इस हवाले से आगाह किया। नाज़रीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है रज़ा मलिक साहब ने, जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं बहावलपुर के। उनसे भी इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, और क्योंकि आज जुमा है और जुमे को हम कोशिश करते हैं कि किसी इस्लामिक टॉपिक पर इन डिटेल डिस्कशन की जाए और वहाँ से सीखा जाए कि हम अपनी उस वाक़े को अपनी अमली ज़िंदगी में किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उससे किस तरह सीख सकते हैं। तो आज हमने बात करनी है सुलह हुदैबिया के बारे में। सुलह हुदैबिया एक ऐसा फ़तह मुबीन थी जिसमें शराइत जो थी वो काफ़ी सख्त थी, लेकिन हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला किया कि हम ये मुआहदा करेंगे, और उसकी वजह से हमने देखा कि आगे फिर उस मुआहदे ने फ़तह मक्का का रास्ता खोला। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं और मौजूदा हालात में हमें ये मुआहदा क्या सिखाता है, इस वाले से तफसील गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नहायत काबिल एहतराम अब्दुल कुद्दूस सुहेब साहब, जो कि बड़े मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ठीक ठाक। रज़ा मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आप सुनाइएगा, आप ठीक हैं? सब अलग करम। बहावलपुर से इधर तक का ट्रैवल ठीक रहा आपका? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर स्टार्ट करना चाहूँगा अब्दुल कुद्दूस सुहेब साहब से। जनाब, सुलह हुदैबिया कब हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ज़रा समझाइएगा थोड़ा सा बैकग्राउंड। सुलह हुदैबिया की अहमियत आजकल के आलमी हालात में हमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि उसी से हम चीज़ें को सीखते हैं, ड्राइव करते हैं। देखिए, इस्लाम क्योंकि एक मुकम्मल निज़ाम है और उसमें रसूलुल्लाह सल्लम ने हमें जो अपनी ज़िंदगी में जो इंतज़ामी तौर पे, सियासी तौर पे, बैनुल-अक़वामी तौर पे जो फ़ैसले किए हैं ना, वो आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं। तो ये जब अमेरिका ईरान जंग शुरू हुई और अमेरिका ने मुसल्लत की ये जंग और इसराइल भी उसमें था, तो ये दोनों बड़ी ताकतों ने मिलकर एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर जो हमला किया, उसका कोई जवाज़ नहीं था या उसका कोई मतलब वजह नहीं थी। तो उसके बाद वो ख़ुद फिर उसने जो घुटने टेक दी, यानी एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो डट कर खड़ा हो गया, उसने जवाब दिया, तो वो कोई 1 महीने के अरसे के अंदर वापस आया मुज़ाकरात की तरफ। तो सुलह हुदैबिया में ये कहती है कि अगर दुश्मन और जो मुखालिफ आपको किसी सुलह की ऑफ़र दे और मुआहदे की तरफ आए, तो आप भी आगे बढ़ें, मुआहदे की तरफ आएँ। तो ये रसूल सल्लम की सुन्नत है और सुलह हुदैबिया भी यही है कि मुसलमानों ने नहीं ऑफ़र दी थी कुफ़ार मक्का को। कुफ़ार मक्का का जो वफ़द आया था, डेलीगेशन आया था, उसने आका कि चलें आप हमसे मुआहदा कर लें, सुलह कर लें, मुआहदा करके आप इस साल वापस चले जाएं
अगले साल आकर उम्रा कर लीजिएगा, इस साल हम आपको उम्रे के लिए नहीं जाने देते। ये एक ऐसा पॉइंट था कि इस पे मुसलमान डट गए कि नहीं, हमने तो इसी साल करना है उम्रा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, चले हम इस पर बात करते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बात की तो वो बात मुआहिदा सुलह की तरफ आ गया। इसीलिए कहते हैं सुलह हुदैबिया या मुआहिदा हुदैबिया, ये तो एक मुआहिदा था बुनियादी तौर पर। इस मुआहिदे के अंदर जितनी शिक्के हैं, अगर आप उस पर गौर करें, उनमें से एक शिक्के के अलावा सारी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल, यानी कुफार मक्का की वो फेवर करती हैं उनको, यहाँ तक कि ताकि जो शख्स मक्का से मुसलमान होगा उससे मदीना में नहीं रखा जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। ये इतनी मुश्किल काम था कि एक बंदा छोड़ के आना चाहता, हिजरत करके आप उसे वापस भेज दें। और इसी तरह था कि इस साल वापस चले जाएं, अगले साल आप उम्रा करने आएँ। और फिर इसी तरह से उसमें जो एक अहम शिक थी जो मुसलमान, वो ये थी कि अगले 10 साल तक मदीना और मक्का के अंदर जंग नहीं होगी। यानी मक्का के जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं वो भी 10 साल के लिए अमन को मुआहदा कर रहे हैं और मुसलमान भी कर रहे हैं। तो ये एक वो शिक थी जो मुसलमानों के फेवर में थी कि मुसलमानों को 10 साल मिल जाएंगे पीसफुल, और इसमें मुसलमान क़याम अमन के ज़रिए आगे बढ़ पड़ेंगे। तो आज भी यही सूरत हाल है आलमी तौर पर भी कि अमेरिका एक बड़ी ताकत है, क़ुव्वत है और असला है, और इसराइल ने इससे पहले भी अटैक किया। तो अब वो सुलह की तरफ ख़ुद उन्होंने पैगाम, इसमें पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान की जो सफारतकारी ये भी सुन्नत के मुताबिक है कि जब आलमी ताकतें या बड़ी ताकतों की लड़ाई हो और मुसलमानों के दरमियान सुलह का, तो अल्लाह ने ख़ुद हुक्म दिया है कि जब 2 कौमें या 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हों तो आपको चाहिए कि आप उनमें दरमियान सुलह कराएँ। तो पाकिस्तान ने भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक और अपने जो बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान का साथ भी दिया और सालसी के लिए ये किरदार अदा किया। तो ये भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। और इस्लामी तालीमात ये हैं कि गिव एंड टेक तो करना पड़ता है। यानी इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका पीछे हटा है तो अगर ईरान भी 1-2 बातों के ऊपर पीछे हटता है और मुआहिदा कर लेता है, सबसे बड़ा सर तो इससे अमन कायम हो जाएगा। यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से जो बातें आ रही हैं, हाँ, यूरेनियम के हवाले से जो बात हो रही है ना जी, देखिए उनका बेसिक राइट है। मैं इस पे मेरी राय ये है, क्या दुनिया की जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें तो यह हक हासिल है, क्या मुसलमान मुल्कों को यह हक हासिल नहीं है? तो इस पे तो बात अलग से होगी। बिल्कुल, ये एक अलग टॉपिक है जिस पर डिस्कशन की हम बात कर रहे हैं, सालसी की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने इस बात को साबित किया है कि दुनिया में वाहिद इस्लामी मुल्क है कि जो एक सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा हो गया है और उसको सुलह की तरफ लेकर आया है। तो सुलह जो है ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक है, सुलह होनी चाहिए, सालसी होनी चाहिए, ताकि कि दुनिया में अमन कायम हो। अमन कायम। इस सुलह हुदैबिया का बैकग्राउंड क्या था, इस पे आगे हुआ क्या और इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ? जब हम सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह ताला फिर हमें किस तरह नवाजता है, इससे हम जो है वो इस मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मैं ज़रा रज़ा मलिक साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। रज़ा साहब, इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के, अब हम एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ साइनिंग एग्रीमेंट होगी और पहले मुतालबात तय कर लिए जाएंगे जिसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है? हमारी जो सिविलियन और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो इस वक्त दौरों पर भी है। देखिए, एक जब इस्लामाबाद टॉक्स के लिए रजामंदी जाहिर की गई कि हम आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो DG वैंस रवाना हुए अमेरिका से, और उससे पहले हमारे भाई ईरान से जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए, और एक भरपूर किस्म की जो है वो मामलात तो जो बैकडोर पे पहले भी चीज़ें चल रही थी, जो पाकिस्तान का किरदार इस मीडिएशन में सिर्फ मतलब एक तो सारी दुनिया तस्लीम कारी कर रही है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी है वो डोनाल्ड जे ट्रम्प, वो भी इस बात का तो वो तो अब तो देखें तो बिल्कुल ही वो खुलेआम उसने कहा कि पाकिस्तान से जो भी नए वेन्यूज़ खुले, जो लोग और जंप इन करना चाहते थे, जिन लोगों ने इस बनी बनाई प्लेट को अपनी तरफ सरकाना चाहा, तो वो उसने खुद रोक दिया कि उसने कहा नहीं, कि जो चीज़ें होंगी अल्टीमेट सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर है, उम्मीद अफजा है, हौसला अफजा है। और उसमें जो पाकिस्तान की सफारतकारी है, अभी वाली जो सफारतकारी है, मोस्ट लेटेस्ट देखें जो है वो प्राइम मिनिस्टर उठते हैं तो वो सऊदी अरब चले जाते हैं, वो कतर चले जाते हैं, वो टर्की चले जाते हैं, तमाम स्टेक होल्डर से जो है वहाँ उनकी एक मशरक़ वस्ता, जो कि बराह रास्त एक जो जंग है, ये सिर्फ जो है वो यूँ समझें कि ईरान, अमेरिका, इसराइल इसमें नहीं इन्वॉल्व थे, पूरा मशरक़ वस्ता जो है स्प्रेड में आ गया था। सऊदी अरब के साथ हम देखें, हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट इससे पहले हो गया था, और अब तो हम बाकायदा उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो है उनका हम जो ईस्टर्न उनका है बैंक, उसके ऊपर हम चले गए हैं, बिल्कुल हमने अपनी भेज दी। तो हाँ जी, हम वहाँ तो ये एक ऐसा उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है
वो ऐसा शानदार है कि देखें जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो उठते हैं और वो तेहरान पहुंचते हैं, सिर्फ तेहरान पहुंचते नहीं बल्कि तेहरान में जिस तरीके से शानदार उनके एजाज़ में तो वहाँ के जो हैं इस्तकबाल तो जी एक तरफ के वहाँ की जो आवाम की तरफ से जो उनका वो उनके बड़े फेमस गुलकार हैं रज़ा, उन्होंने उनके लिए जो है वो गाना भी गाया है कि जनाब वाला कि हम अपने बहादुर भाई को जो है अपनी ज़मीन पर खुश आमदेद कहते हैं, तेहरान के दरवाजे अपने भाई को खुश आमदेद कहें। तो ये देखें ये इससे और वो हम चूँकि पहले भी इस्लाम की बात करते थे एक बड़ा एक इन्नमल अमाल बिन्नियात, मेरा ख्याल है कि जो कोड ऑफ लाइफ है ना इसी पे ही और इतनी सिंसेरिटी के साथ ये जो कोशिश की है पाकिस्तान ने मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने ना बुनियादी तौर पे ये अमेरिका ईरान इसराइल जंग रोकने की बात नहीं की, ये आप इसको ब्रॉडर एक्सपेक्ट में ये पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रोकी है, पाकिस्तान ने दुनिया का अमन कायम किया है, पाकिस्तान ने ये सुपर पावर की जो तस्वीर पड़ी है सुपर पावर इस स्टेट ऑफ हार्मस बंद होने से तमाम तर सुपर पावर्स ने घुटने टेक दिए थे, माशी तौर पे इतने डिप्रेस हो गए थे कि इंग्लैंड और जापान उन सारों को ये सोचना पड़ा कि यार कि हमारे पास क्या है, हमें चीज़ों को फ्लैटली जब नाकाबंदी की बात हुई उन्हें भी पूरी तरीके से डराने धमकाने ईरान को, तो उन्होंने कहा जी हम इसको जो है ना वो कॉर्डन ऑफ कर देंगे, नाकाबंदी करेंगे। अब देखें कहाँ से इनकार हुआ, जापान ने माजरत की, हालांकि जापान एशिया का नेटो सर जिसका हमारे बिल्कुल उसकी पोप से लड़ाई होगी वेटिकन सिटी से जब बयान आया। देखिए ना अच्छा सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ हार्मस से जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस थी वो एशिया का 90% ट्रेड रूट जो है, एशिया का 90% ट्रेड रूट जो है ना, कुछ लोगों ने बड़ी जनाब चीज़ों को भरम बनाया हुआ था, पूरी दुनिया को बताया था कि वो आर द सेफेस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट लाइक गल्फ जो है, और दे आर डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग्स रिगार्डिंग पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के इतनी उनकी जो है ना चीज़ों को वो और सीमत में लेके जा रहे थे, और अभी भी उन्हें कि जनाब हमें $3.5 अरब थे तो वो रीशेड्यूल करनी चाहिए, वो वापस करनी चाहिए। देखिए ये तो पाकिस्तान को भी इस मामले में एक कीमत जो है वो अदा करनी पड़ रही है। पाकिस्तान ये बात नहीं है कि पाकिस्तान, आप ये देखें कि पाकिस्तान किस कीमत पे जो है वो पाकिस्तान ये कीमत अदा कर रहा है, मतलब लेकिन चूँकि ये एक किरदार अल्लाह पाक ने इस किरदार के लिए पाकिस्तान को मुंतखब किया, और ये जो एजाज़ है ये पाकिस्तान के हिस्से में आया है। वरना क्या हुआ था मई में, अगर लास्ट ईयर मई आपको याद हो तो आपके जो हमसाये में बैठा हुआ है जो एक बेगैरत मुल्क है, उसने क्या किया था, उसने रात के अंधेरे में आप पर मिसाइल दागे बिल्कुल, और ने कहा यार ये तो भिख मंगे हैं, ये क्या करेंगे, ये अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, तो खुद अपने गर्दन से डूब जाएंगे, गिर जाएंगे। तो क्या हुआ पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हुआ, ऑपरेशन हमने जी बुनियाने महसूस कमाल है हमारी बहादुर अफवाज ने हमारी, और उसमें मैं समझता हूँ कि वही 65 वाला जज्बा जो है पाकिस्तानी कौम में सब कुछ भूल के हम एक हो गए। अच्छा, यहीं से रज़ा साहब बताइएगा कि पाकिस्तान ऑपरेशन बनियाना महसूस करता है, उसके बाद एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन होती है, पूरी इमेज पाकिस्तान की तब्दील हो जाती है, एंड देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक विन पर विन मिल रही है, पाकिस्तान इस वक्त लीड कर रहा है, पूरे दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। आगे आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा हमें क्या हो सकता है इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, और ये इस फ़ायदे से मुराद ये नहीं है कि इमीडिएटली हमें अगले दिन फ़ायदा हो जाएगा, इन द लॉन्ग रन में समझना चाह रहा हूँ ज़रा। देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ये जो बुनियादी महसूस बना ना, तो ये क्या था, वो जो उधर बैठा हुआ है मोदी ने कहा कि भाई हम तो ये तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम एक पेज पे आए और हमारे कमांडर ने फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से उनका जवाब दिया, तो वो भरपूर तरीके से बात जो है उनकी वो वहाँ पर उनके साथ ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहला जो इम्पैक्ट आया ना आपको, सबसे पहले कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज थे ना, जहाँ एक बड़ी कम्युनिटी जो है ना, जो लोग हमें वहाँ से बात करते हैं, वो उनका सबसे पहला जो है, आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो मैं वहीं से फ़ायदा शुरू करता हूँ कि सबसे पहला ट्रस्ट जो है ना उनका, वो गवर्नमेंट और पाकिस्तान की अफवाज पर जो है, वो एकदम से जो सूरत हाल एक फॉगी सिचुएशन बनी हुई थी, तो उन्होंने वो ज़र मुबादला वहाँ से भेजना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने क्या हुआ, तो जहाँ भी पाकिस्तानी था उसने अपना सर जो है ना वो फ़ख्र से उठाया, उसने कहा जी यस आम पाकिस्तानी। उसके बाद वो नौजवान जो बाहर जा रहा था, जो इस मुल्क से जो है वो नाउमीद हो चुका था, वो आज फ़ख्र कर रहा है हम जैसा नौजवान के, यार मैं एक पाकिस्तानी हूँ और आज मेरे नाम आप देख रहे हैं कि हम लोग लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया में।
कल तक जिस मुल्क को किसी और निगाह से देखा जाता था, आज अमन की निगाह से देखा जा रहा है। जो पहले भी मैंने बात की कि अगर आप मैली निगाह से मुझे देखेंगे तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, अमन की बात करेंगे तो फिर हम अमन में भी लीड करेंगे। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास। रज़ा साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं ज़रा सुलह हुदैबिया के हवाले से बात करना चाहूँगा अब्दुल कुद्दूस सुहैब साहब से। देखिए अल्टीमेट इसके फ़ायदे जो है ना वो बेपनाह फ़ायदे आएंगे आपको। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि पूरी दुनिया जो है ना वो आपके किरदार को तस्लीम कर रही है, और जो आपके दुश्मन थे वो उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें समझ रिएक्ट कैसे करना है। नहीं, समझ उन्हें आ गई है, समझ आ गई उनको। अब वो दबक गए हैं, वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आप कहते हैं ना कि बेदस्तोपा कर दिए हैं, बेदस्तपा कर दिए हैं। मैं सिर्फ छोटी सी बात करूंगा, कंप्लीट कीजिएगा फिर मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। इन्ना कौसर फसल रब्बे का वन इन्ना शान का हुआ अब तक। तो ये जो वो दुश्मन जो बेनामो निशान होंगे ना, वो यही दुश्मन है जो बेनामो निशान होंगे, और इंशाअल्लाह ताला सारे दुश्मन ही बेनामो निशान होंगे, इंशाअल्लाह नामो निशान होंगे। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब्दुल कुद्दूस सुहैब साहब की तरफ चलते हैं और ज़रा सुलह हुदैबिया से हम लोग क्या सीख सकते हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले रज़ा मलिक साहब जो है वो अपना तज्जिया दे रहे थे इस पूरी सिचुएशन के हवाले से। मज़ीद भी रज़ा साहब से बात करते हैं, अब्दुल कुद्दूस सुहैब साहब की तरफ ज़रा उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे सुलह हुदैबिया के बारे में समझ लेते हैं कि जब आप इस तरह के मुआहदे करते हैं जिसमें बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा होता है कि शायद मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला आपको फिर किस तरह नवाजता है। सर सुलह हुदैबिया की एग्जाम्पल से ज़रा समझाइएगा कि जैसे आपने बताया कि तमाम शराइत ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, लेकिन एक शर्त की जब बात आपने शुरू की थी ना लास्ट, मैंने ये बताया था कि वो कुफार मक्का ने खुद आके ऑफ़र दी थी कि जी आप ना हमसे सुलह कर लें और वापस चले जाएं। तो इस पर मुआहदा जब तैयार होना शुरू हुआ तो उसकी जो ना शराइत आई, तो उनमें जो शराइत थी वो यही थी कि अगले साल उम्रा करें, और फिर दूसरा ये था कि जी आपका कोई शख्स अगर मदीना छोड़ के आएगा तो मक्का में रह सकता है, लेकिन जो मक्का छोड़कर मदीना जाएगा उसे आप वापस करेंगे। तो ये बड़ी मुश्किल बात थी। फिर इसके बाद ये था कि जो हलीफ कबाइल हैं वो अपने अपने साथ रहेंगे, जो हरीफ हैं अगर उनका कोई इकदाम है तो वो भी उसी पर आएगा। और इसके बाद अगली जो शिक थी वो बड़ी अहम ये थी कि 10 साल तक हम जंग नहीं करेंगे। तो ये जो शिक थी मुसलमानों की फेवर के अंदर आ रही थी। और ये भी था कि जब मुसलमान उम्रा करने आएंगे तो कुफार मक्का वहाँ रहेंगे नहीं, यानी जो बड़े बड़े जो सरदार आवाम तो रहेगी, जो बड़े चीफ लोग हैं वो मक्का खाली कर यानी चले जाएंगे, और मुसलमान भी अपनी तलवारों को न्याम में लेकर आएंगे, बंद होंगी, और अपनी जो ना कुर्बानी का जानवर भी साथ लाएंगे ताकि अमन के लिए। बिल्कुल। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि हम तो अमन के लिए जा, हम अब भी उन्होंने कहा इस साल तो आपको उम्रा नहीं करने देंगे। अब वापसी की बात की तो इससे पूरे जो मुसलमान थे सब में एक डिप्रेशन सी आई कि ये वापस चले जाएं। तो ये होता है कि जब बड़े मकसद के लिए आपको काम कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको थोड़ी सी जो कुर्बानी भी देनी पड़ती है और थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपको एक बड़ा मकसद अमन मिल रहा है, अमन सबसे बड़ा मकसद है इस मुआहदे के अंदर। जो सबसे अहम चीज़ ये है कि क़याम अमन, वो पीस बिल्डिंग जो हो रही है उसके लिए अगर आपको थोड़ा सेक्रीफाई करना पड़ रहा है या पीछे हटना पड़ रहा है तो आप करें। तो कुरान मजीद ने इसी पे फरमाया इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, कि हमने आपको एक बड़ी फतह की खुशखबरी सुना दी, जो इसके 2 साल बाद मक्का फिर फतह हो गया। यानी उस वक्त तो ये लग रहा था कि मुसलमान जो हैं वो फतह हार गए हैं या कम अज़ कम उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज़ कर लिया है, यानी कंप्रोमाइजिंग की तरफ आ गए हैं और अपनी जो कुव्वत और ताकत दिखा रहे थे। 1400 लोग थे उम्रा करने जा रहे थे, 1400 के 1400 वापस आ गए रास्ते से सुलह हुदैबिया के मुआहदे के बाद, और उस पर थोड़ी सी उनको डिप्रेशन या नाराज़गी या जो भी था इजहार उन्होंने किया। लेकिन और जो मुनाफिकीन थे उन्होंने तो खुल के कहा कि लोगों को ख्वाब दिखाया था और वापस आए। तो लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं, अल्लाह ताला ने इसी में कोई हिकमत और बेहतरी रखी है। तो फ़ौरन जो है कुरान मजीद की ये आयात सूरह फतह की आयात नाजिल हो गई कि बेशक हमने आपके लिए एक बड़ा ही फतह जो है वो लिख दी है और आपको ये बड़ी फतह की खुशखबरी अनकरीब मिल जाएगी। तो इसलिए अल्लाह की मदद नुसरत भी आती है कि आप क़याम अमन के लिए। तो सुलह हुदैबिया का सबसे बड़ा मैसेज ये है, पैगाम ये है कि आज भी हम दुनिया पे अमन कायम करें, और पाकिस्तान इसी की कोशिश कर रहा है कि ये जो दुनिया की आलमी जंग, जय मलिक साहब ने कहा कि ये तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी, अगर इस पर कोई सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा ना करता तो जिस तरह से ये हमले होना शुरू हुए थे गल्फ़ के ऊपर और पूरी दुनिया के लिए, ठीक है ना जी, उर्दू से इसराइल ने जो लेबनान पे भी हमला कर दिया, यानी फ़लस्तीन से बाहर आ गया, तो इसी तरह से ये जंग तो फिर छिड़ जानी थी।
फिर ये इसमें 2 ब्लॉक बन जाने थे और ये लड़ाई फिर आगे बढ़नी थी, तो इससे पूरी दुनिया में जो है ना तबाही और बर्बादी होनी थी। लिहाजा दुनिया में अमन के क़याम के लिए हमें सुलह हुदैबिया ये इस बात का लेसन देती है, सबक देती है कि हमने क़याम अमन के लिए अपने जो छोटा सा एक मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, उसको भी अगर हम थोड़ा सा रोक लें या पीछे कर लें और अमन की तरफ आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए ज़्यादा कामयाबी का रास्ता है। सर, इस्लामाबाद में होना, इस्लाम का अमन का दीन होना, फिर इस्लामाबाद का नाम ही इस्लाम के नाम पर रखा गया था, इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि हमारा जो दीन है वो अमन को इतनी ज़्यादा अहमियत देता है, लेकिन उसकी इमेज इस तरह की क्यों बनी हुई है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम और इस्लाम से पहले जितने भी अदियान आए उन सब के अंदर सब अंबिया रसूलों को अल्लाह ने अमन के लिए पैगाम बना के भेजा और हर जगह यही कहा कि आपने लड़ाई नहीं करनी, ये आखिरी हाल है लड़ाई, जंग जो है ना वो आखिरी चीज़ है। लेकिन लोगों ने इसको इस्लाम की यही जो है ना एक पिक्चर बना के ये पेश किया है, इस तस्वीर को पोर्ट्रेट करते हैं ना हम कि जनाब इस्लाम तो बस है ही तलवार के ज़रिए असला और दहशत और फसाद, ये इस्लाम का पैगाम नहीं है। इस्लाम का पैगाम देखिए ना, वसल्लम ने 13 साल मक्का में किसी पे हाथ उठाया, कहीं आपने रजिस्ट किया, कोई रद्द अमल किया नहीं किया। मदीना में भी आए तो मुसलमानों ने पहल नहीं की, जब उनकी तरफ से थ्रेट आए और उन्होंने मुसलमानों पर चढ़ाई का फ़ैसला किया तो मुसलमानों ने रद्द अमल के तौर पे सामने गए। ये जो जंग बदर है ये दिफाई जंग है ना, उधर से काफिला आया तो फिर मुसलमान निकल गए, ओहद में, अहज़ाब में, खंदक जिसे हम कहते हैं अहज़ाब में, इस तरह जितनी भी जंगें हैं सब में मुसलमानों ने अपने दिफा में जंग की है। कहीं मुसलमानों ने इकदाम नहीं किया, ऑफेंसिव नहीं हुआ, डिफेंसिव रहे हैं। तो इस्लाम तो जंग को आखिरी हरबे के तौर पर कहता है इस्तेमाल करें, आखिरी हरबा लास्ट ऑप्शन है। इससे पहले यह है क़याम अमन। क्यों? अमन कायम होगा, लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू हिफाजत होगी, मुल्क में अमन होगा, तरक्की होगी ना। अमन तरक्की का रास्ता है। आप अमन में ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं कि खौफ में। ये जैसे पाकिस्तान की पिछले साल भी जब हुआ, अपना इंडिया ने जब हम पे किया ऑफेंस, तो हमने जब जवाब दिया तो उसमें पाकिस्तान में भी दुनिया में भी एक जो है ना जो बेचैनी तो थी ना, लोग खौफ के आलम में थे। अच्छा, इस जो हमारी जो सूरत हाल है, मुसलमानों ने कितनी मुश्किलात फेस की और फिर अल्लाह ताला उनको नवाजता चला गया। जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे, उन्होंने कितनी मुश्किलात फेस की, सहाबा कराम ने कितनी मुश्किलात फेस की, शब अबी तालिब हुआ। इस वक्त की जो सूरत हाल है यहाँ पर, क्योंकि पूरे ख़त्ते की सूरत हाल ख़राब होती है तो उसका इम्पैक्ट तमाम पर लाजमी तौर पर पड़ता है, तो हुकूमत को भी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। अभी लोड शेडिंग का किया गया, पहले पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाया गया था। तो इसमें हमारा दीन क्या सबक देते हैं कि हमने हुकूमत का साथ देना है, इसमें शाना बशाना उनके खड़े होना है, या जिस तरह एक रिएक्शन आ रहा है? आपने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है। जब भी जंग के हालात होते हैं ना तो कौम को थोड़ी जो है कुर्बानी देनी पड़ती है, हर कौम देती है। तो इस्लाम में भी ये है, जब बदर हुआ, ओहद हुआ, अहज़ाब हुआ, तो मुसलमानों ने अपने पेट पे पत्थर भी बांधे, लेकिन सबसे पहले वसल्लम ने खुद बांधा। तो हुक्मरानों को भी चाहिए ना, जब आवाम को कहते हैं ना कुर्बानी दें, तो ख़ुद अपने ऊपर भी उसको जो कुर्बानी को लेके आए। तो बहरहाल ये अच्छी बात है कि अवाम तो इसके लिए हर वक्त तैयार होते हैं। मैं समझता हूँ कि अवाम ने 65 में, 71 में, कारगिल में और अभी पिछले साल 2025 में, यानी जब भी जंग का माहौल बना है और जंग पाकिस्तान मुसल्लत हुई है, तो अवाम ने अफवाज का साथ दिया है। बिल्कुल। और अफवाज इसी अवाम की पुश्ती बानी की वजह से ज़्यादा मजबूत होती हैं और मुल्क का दिफा करती हैं। तो लिहाजा इसमें जो कुर्बानी है ना, वो अवाम भी दें, हुक्मरान भी दें। इसमें इस्लाम का रोल मॉडल ये है कि पहले हुक्मरान खुद उस पर अमल करें। यानी अवाम को कह रहे हैं ना कि आप जो है ना ज़रा ये सादगी इख्तियार करें, ये टाइमिंग की पाबंदी है, जो पेट्रोल, तो आप ख़ुद भी करें। जब आप ख़ुद करेंगे, पार्लियामेंटेरियन करेंगे, वज़रा करेंगे, वज़ीर आज़म करेंगे, वज़रा आला करेंगे, तो फिर अवाम भी खुश दिली से करेंगे। तो इसलिए इस्लाम का तो ये पैगाम है कि जंग के हालात में सब लोग मुत्तहिद रहें, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद पैदा करें, और कुर्बानी देनी पड़ती है, और कुर्बानी तो देनी पड़ती है, और अपनी हुकूमत को हमने सपोर्ट करना है। इस वक्त हुकूमत बहरहाल ऑस्टेरिटी में, उसमें ऑस्टेरिटी में में सबसे पहले वो अपने आप को भी ले लें, अपने आप को भी लेंगे। रज़ा साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं जी। रज़ा साहब, ये बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में, जैसे अगर अनफॉर्चुनेटली 99.9% हम ये चलेंगे, कह देते हैं कि उम्मीद यही है कि एग्रीमेंट की तरह, लेकिन 0.1% चांस अनसर्टेनिटी है कि नहीं होता ये मुआहदा, तो उसके बाद तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तेल की प्राइसेस शूट अप कर जाएंगी,
और CPI बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इकॉनमी मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाएगी, तो फिर एक अवामी रिएक्शन मज़ीद आएगा। तो उससे बचने के लिए क्या हमारी हुकूमत कोई पॉलिसीज़ बना रही है कि हम लोग जी उससे बच सकें? दुनिया में कितने मुल्क हैं? मोर देन 200 जी, मोर देन 200। और पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान ने एक ऐसी जंग मुसल्लत होने से रोकी है और पूरी कोशिश है कि ये जो माहिदा है ये हो जाए। लेकिन अगर मामलात फिर भी किसी और तरफ, किसी और नहज पे चले जाते हैं, तो आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो जितना बड़ा मुल्क है ना, जो जितनी एक लग्जरी और जितनी हम कह रहे हैं कि तरक्की याफ्ता ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, हम लोग तो जिधर भी हैं मौजूद हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, जो लोग रह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट वो हो रहे हैं, वो होंगे, और उनकी जो टेक्नोलॉजी और जो तमाम तर सर्वाइवल है वो स्टेक पे आ जाएगी। हम लोगों ने एक चीज़ देखें, आप कोविड से बड़ा तो पेंडेमिक अभी तक जो, अगर आप वर्ल्ड वार्स के बाद अगर बात करें, तो जो पेंडेमिक जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और हमने किस तरीके से उसको सर्वाइव किया और निकल आए एज ए नेशन। जैसे अभी सर भी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि हमेशा इसने एक ऐसी कौम है कि जो हमेशा सेक्रीफाइस करती ही है और कभी भी सेक्रीफाइस करने से जो है ना वो घबराती नहीं है। आप ये देखें कि रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो किस तरीके से लोग जो है वो अपने खैरात के और खानों के और दरवाजे जो हैं हर किसी के लिए खोल देते हैं, किसी चीज़ की कमी जो है वो कहीं पर भी महसूस नहीं होती। तो ये अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी सूरत हाल पैदा हुई तो आप यकीन मानें कि ये कौम अभी भी बहुत तैयार है और इस कौम ने हमेशा सेक्रीफाइस किया है। और अभी थोड़ी सी मैं मतलब थोड़ा सा इससे रिलेट नहीं करता टॉपिक, लेकिन चूँकि मैं अभी बात हो रही थी कि दुनिया में जैसे अपनी सर्वाइवल की, तो आप देखें कि हमने एटम बम बनाया, एटॉमिक पावर बने, हम एटॉमिक पावर बने, हमने देखिए वो भी एक विजन था जी, लीडर्स का विजन था जो बैठे थे हुक्मरान थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने दूरबीनी से काम लिया कि आगे क्या मुश्किल हालात होंगे। तो सैंक्शंस लगी, पाबंदियां लगी, डराया गया, धमकाया गया, परेशान किया गया, हर तरह से उन्होंने कहा कि जी कैपेबल नहीं है, हम पे भी जिधर से भी आए, लेकिन हमने हर स्टेज पर हर लम्हे पर ये साबित किया कि हम कैपेबल हैं और हमने हमेशा होशमंदी और दानिशमंदी से जो है वो चीज़ों को हैंडल किया है और अभी भी चीज़ों को जो है ना हम इसी तरीके से ही हैंडल कर रहे हैं। और इससे कोई हम इतने ज़्यादा अगर कोई डर है ना कि बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, तो आप यकीन माने ये कौम ऐसी है, ये साइकिल भी चला लेगी, ये पैदल भी चल लेगी। और देखिए देखिए इस वक्त क्या बढ़िया है, जितनी भी टाइमिंग मुश्किल हो, आपकी गंदम की ताज़ा फसल आ गई, बिल्कुल 3200, 3100, 2900, 3000, 3400 मिल रही है, तो भाई रोटी तो हम प्याज से भी खा लेंगे, रोटी खा लेंगे। देखिए ये तो मैं भी कह रहा हूँ, तो देखिए अल्लाह पाक का इस खित्ते पे ना बहुत करम है, बहुत करम है अल्लाह पाक का। और साफ ज़ाहिर है हम कल भी पाक अफवाज के साथ खड़े थे और आज भी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान की सालमियत इस्तेहकाम के लिए होगा, तो उसके लिए ये कौम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अच्छा, थोड़ा सा इंटरनेशनली इसके हवाले से बात करते हैं, इस एग्रीमेंट के बारे में। दोनों जो हमारे फरीकैन हैं उनमें हार्ड लाइनर्स मौजूद हैं, अभी भी कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं कि हमने जी सरेंडर नहीं करना, इट वुड बी अ बैड एग्रीमेंट अगर उस तरफ जाते हैं। तो उन के बारे में बताइएगा कि कहीं डीरेल तो नहीं हो सकते। और फिर ये जो थर्ड फैक्टर है इसराइल को हम नहीं भूल सकते, जिसमें जब यहाँ पर भी निगोसिएशंस हो रही थी तो ये बातें हो रही थी, इंटरनेशनल स्फेयर में भी ये बातें की जा रही थी कि शायद सबटाज किया जा सकता है। तो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, नेतन्याहू ने इलेक्शन लड़नी, ठीक है, वो अपनी तैयारी में है और चीज़ों को, लेकिन अभी साफ ज़ाहिर है वो भी काउंटेबल है, कोई ये बात तो नहीं है ना कि उसकी पॉलिसीज़ इस तरह अगर आप जो इंडियन पार्लियामेंट की अगर आप देखें तो मोदी काउंटेबल है, चीज़ों की हो रही हैं, उनके लोग साफ ज़ाहिर है तो वो भी काउंटेबल है उन चीज़ों पे, वो जिस तरीके से वो मामलात कर रहे हैं। तो जब हमने उनको कहा कि नहीं, जब तक लेबनान के साथ इशूज़ जो हैं वो रिजॉल्व नहीं होते तो हम किसी और तरफ नहीं जाएंगे। यूएस इसराइल और लेबनान को एक टेबल पे ले आया उधर मीडिएशन बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी हाँ जी, वो अब फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि जी हम इनको वाइट हाउस बुलाएंगे और इन दोनों को बिठा के जनाब वाला जोसेफ के दरमियान और नेतन्याहू के दरमियान जो है वो जोसेफोन जो, तो हम इनके दरमियान जो मामलात हैं हम उनको सेटल डाउन कराएंगे, हम इन इशूज़ को जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि जनाब वाला हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि देखें पूरी दुनिया का रोल जो है वो सिर्फ एक स्टेट ऑफ हम्स बंद होने से, एक रास्ता बंद होने से पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स का जो पोल है वो खुल गया है कि अब हर कोई
जिस तरीके से कहते हैं ना कि डे बाई डे मैटर्स पे चल रहा था, तो ये हर एक का भरम था और हर कोई चल वही डे बाई डे मैटर्स पे रहा था। अब देखिए ना कि जो इन्वेस्टर है जिसके पास पैसे हैं, मतलब लाइक एलन मस्क के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो वो दुनिया में चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एसेट्स को जो है वो रोटेट करते रहते हैं, तो अब जब उनका दाव पे लगता है स्टेक, तो साफ जाहिर है वो उसको भी उन्होंने इशू करना है, मतलब उसको एड्रेस करना है। तो ये इश्यूज जो है ना वो प्रॉपरली एड्रेस हो रहे हैं और होपफुली ये मामला जो हैं इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ ना, तो ये डेफिनेटली ये जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, रिजॉल्व होंगे और इंशाल्लाह हाँ। और देखिए मैं आपको बात बताऊं कि जब 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 ट्रंप ने एक ट्वीट किया ना कि जनाब बोला कि अनफॉर्चुनेटली कि भाई एक सिविलाइजेशन इज गोइंग टू एंड दैट, ये वो एक ऐसी रात थी कि उस रात कोई भी नहीं सो सका पूरी दुनिया में जो है, क्योंकि अमेरिका ही वो वाहिद मुल्क था जिसने हिरोशिमा पे जो है वो डाल के और जो है ना वो एक पूरी उनकी कोशिश की थी कि जनाब उस मामले में देखें। अब चीज़ें देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अब उन लोगों ने कैसे अपने आप को सर्वाइव किया है। आज सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा हाईटेक और सबसे बेहतर जो आपकी लाइफ स्पैन है वो जापान का है कि वो एशिया में है वो, लेकिन तो वो लोग अगर सर्वाइव करेंगे तो ईरान भी एक जो है वो एक नेशन है, इस्लामी मुल्क है, और उन लोगों को पता है कि सैंक्शंस के बावजूद भी वो इतना तवील अरसा उन्होंने हर चीज़ अपनी खुद पैदा की है। अच्छा रज़ा साहब, इसमें मिडिल पावर्स का जो रोल है जिस तरह पाकिस्तान का है और फिर हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें मिडिल पावर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर ज़रा अपनी राय दीजिएगा नाज़रीन। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात कर रहे थे, इंटरनेशनली इस वक्त क्या हो रहा है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के कॉमन सिटीज़न पे क्या पड़ता है। इस पर हमें तफसीलन गुफ्तगू की। रज़ा मलिक साहब और अब्दुल कुद्दूस सोहेब साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मज़ीद भी इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट, एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है कुछ दिन पहले, जिसमें एक लड़की, एक खातून अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। वो तैयार होने जाती है ब्यूटी पार्लर में और एक शख्स जो उसे पसंद करता है वो आकर उन्हें कत्ल कर देता है। नहायत ही अफसोस वाक़या है और इसकी डिटेल्स क्या हैं और इस केस को जो लीड करें, इन्वेस्टिगेट करें, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डीएसपी आबिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल हैं? और ये एक नहायत जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसकी डिटेल्स क्या हैं और कहाँ तक पहुँची हैं जी इन्वेस्टिगेशन? कोई किसी लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है अभी तक या नहीं? और वो जो शख्स था जिसने कत्ल किया है उसको एप्रीहेंड किया क्या है? ये कल कोई शाम 6 बजे के करीब ये लड़की मकबूला ब्यूटी पार्लर पे आई थी, बारात आई हुई थी, वहाँ तैयार होने के लिए आई। इसका फर्स्ट कजन है, इसकी फुफ्फो का बेटा है, जो इसका नेबर भी है। वो पीछे इसको चेस करता हुआ वहाँ पे आया, छुरी से उसने इसको इंजर्ड किया है। इसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई और खुद को भी फिर उसने कट थ्रॉट कर लिया, अपना गला काट लिया। सीरियसली इंजर्ड है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था, जो अभी क्रिटिकल है वहाँ पे हॉस्पिटल में प्लीज। सही। और इसका ये है कि ये कोई रिश्ता करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिश्ता नहीं हुआ, जिस रंज की वजह से उसने ये एक्ट किया। अच्छा, इस तरह के वाक़यात में कुछ घरेलू नाचाकी की वजह से भी हो जाता है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि रिश्ता वो करना चाहता था, नहीं हुआ। इनका पहले आपस में कोई इस तरह का था, कोई कमिटमेंट फैमिलीज़ की तरफ से हुई हुई थी या बस एक ख्वाहिश थी जनाब की जो जिस पे उन्होंने फिर जाके उस बेचारी जो तैयार हो रही थी? और नहीं, इसका अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये है कि इसका पहले कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं है, ये वन साइडेड ही लगता है। और 3 दिन पहले, यानी शादी से 3 दिन पहले इसके पेरेंट्स गए इसके इसरार पे वहाँ पे लड़की वालों के घर, तो उन्होंने कहा कि अब तो हमने शादी के दिन रख दिए हैं, अब तो हम ये नहीं कर सकते, अगर पहले आप बताते तो हम इसको देख लेते। और फिर उसके बाद इनका घर में कोई इस लड़के का अपने माँ बाप से भी झगड़ा हुआ है और उसी रंज की वजह से इसने ये किया। अच्छा, आबिद हुसैन साहब बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल होगी इस केस की, क्योंकि हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि फिर जो इस तरह की सिचुएशन होती है उसमें हम ख़बरें तो जब तक हाईलाइटेड रहता है ये केस मीडिया में, तो तब तक तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है और उसके बाद फिर पसे पुछ डाल दिया जाता है, उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। तो कब तक तवक्को रखी जाए कि इसके हम ये जो जनाब साहब हैं इनके कोई इनको गिरफ़्तार वगैरह या उसके बाद किया जाएगा, इनका कोई हल निकाला जाएगा, कोई कोर्ट जो है वो इनको सज़ा दे देंगी? ये इस पे बिल्कुल पसे पुछ नहीं डाले जाते, ये हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। ऐसे केसेस पे जो भी तशद्दुद और इसके वायलेंस के केसेस हैं, इस पे 0 टॉलरेंस पॉलिसी है।
और ये हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, इसको हम देखते हैं, इसका FIR भी फौरी दे दी गई है अंडर सेक्शन 302। और चूंकि मुलजिम अभी क्रिटिकल है, हॉस्पिटल में है, वहाँ भी हमारी गार्ड डिप्यूटेड है और इंशाल्लाह इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर भी ऑल एस्पेक्ट्स इसके हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा DSP साहब, फैमिली का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है और उन्होंने कोई बताई हैं डिटेल्स कि किसी और को भी नामज़द किया गया FIR में या सिर्फ एक यही शख्स नामज़द है, और कौन कौन सी दफ़ा 302 के अलावा लगाई गई हैं? इसमें 302 के तहत FIR हुई है, लड़के के वालिद को भी उन्होंने नॉमिनेट किया है। सही। और 2 अननोन एक्यूज उन्होंने नॉमिनेट किए हैं। अच्छा। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसमें कोई और मुलव्विस है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा आबिद हुसैन साहब, मैंने जैसे पहले आपसे सवाल किया कि इसका कोई आप हमें टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो यूजुअली कितने अरसे में रिजॉल्व हो जाते हैं? ये एज अर्ली एज पॉसिबल इंशाल्लाह इनको हम फाइनलाइज करते हैं। ये हमारी जो टॉप प्रायोरिटी पे होते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल ये डिस्पोज ऑफ इनको करके हम कोर्ट में भेजते हैं। फिर कोर्ट में भी इसका पूरा फॉलोअप होता है, हमारी लीगल टीम्स होती हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है जो इसका फॉलोअप करता है और फिर इनको कैफरे किरदार तक इंशाल्लाह पहुंचाएं। कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, जो मुलजिम हैं, जो अभी क्योंकि उन पे केस चलना है, मुजरिम तो नहीं है, वो जो मुलजिम हैं जनाब साहब, वो उनकी जहनी कैफियत के बारे में क्या कहा जा रहा है? क्योंकि वो ठीक है, अक्सर औकात कोर्ट्स में इसका भी तो फिर सहारा लिया जाता है। नहीं, उसमें तो बिल्कुल उसका जो बाकी पिछला बैकग्राउंड है वो तो नॉर्मल है, पढ़ा लिखा इतना नहीं है, कुछ 4-5 जमात पढ़ा हुआ है, अपने आपके साथ किराना की दुकान पे काम करता था। अच्छा। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, बात नहीं। ठीक। और इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है? नहीं, सच नहीं है। थैंक यू सो मच आबिद हुसैन साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द कैफरे किरदार पहुँचाया जाएगा और जो हमारे इस केस को और जल्द अज जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। और जिस तरह जनाब बता रहे हैं कि बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, हुकूमत भी इसको बड़ा जो है वो देख रही होती है और हुकूमत की तरफ से हमें पता है कि इस तरह के जो वायलेंस के केसेस हैं उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद इस तरह के केसेस को जो है वो देख रही होती हैं। रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब, ज़रा जो अफसरान होते हैं उन्होंने यही बात करनी होती है कि हम जी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम लोग इसका हल निकाल देंगे, हम लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमारी कारकर्दगी अच्छी है। लेकिन रज़ा साहब आप बताइएगा कि इस वक्त ग्राउंड की रियलिटी क्या होती है? इस तरह के केसेस कितने जल्दी रिजॉल्व कर दिए जाते हैं? जैसे मैंने कहा कि पसे पुश तो डाल दिए जाते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं चूँकि ना बड़े करीब से देखा हुआ है पंजाब पुलिस को काम करते हुए, तो मैं ना डेफिनेटली इनको नंबर देना चाहूँगा और इनके लिए थम्स अप करना चाहूँगा कि हीनियस क्राइम्स लाइक दिस ना, कि जो इस तरह के एक खौफनाक जब तो ये तो एक चूँकि एक कातिल सामने था, उसने जाके एक अटैक किया है। अब कोई किसी की जहनी हालत के लिए जिम्मेदार जो है वो नहीं हो सकता। वो किस फेज़ में जा रहा था, उसने क्या सोच के, उसका कोई मेंटोर नहीं था या कुछ किसी वो डिस्कस करता, तो वो गया और उसने वो फैसला लिया और उस फैसले ने जो है ना वो कीमती जान जो है वो उसने वो बिन चढ़ा दी। माँ बाप अलग सफ़र करेंगे। लेकिन बात पंजाब पुलिस की कर रहा हूँ, तो पंजाब जितने भी हीनियस क्राइम्स मैंने मतलब अपने अराउंड देखे, अब पंजाब पुलिस को क्रेडिट जाता है कि पंजाब पुलिस ने 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे जो टाइम लाइन एक मिली, उस टाइम लाइन के अंदर उन्होंने जो ओरिजिनल मुजरिम थे उनको ला के सामने खड़ा कर दिया, लाकर जो है वो सामने खड़ा कर दिया और उनको कैफरे किरदार तक भी फिर इंशाल्लाह पहुंचाया जाता है। और जिस तरह मैंने पहले बात की कि चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद इस तरह के केसेस देख रही हैं, हरासमेंट के केस हों, डोमेस्टिक वायलेंस के केस हों, हीनियस क्राइम्स हो, उनके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई माफ़ी नहीं दी जाती और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और खित्ते की सूरत हाल पर मज़ीद जो है वो गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने हमारे साथ DSP आबिद हुसैन साहब मौजूद थे जिन्होंने उस नाखुशगवार वाक़े की हमें डिटेल्स बताई और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उसको कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। इसके जो थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ज़रा समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे मुल्ज़मान के साथ और इस्लाम हमें क्या सबक देता है और फिर हमारा माशरा कहाँ किस तरफ जा रहा है, उसकी कुछ हवाले से भी बात कर लेते हैं। सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होता है इस तरह के वाक़यात का हमारे माशरे की जहनी। तो अगर हम इस तरह की ख़बरें बार बार सुनते रहें, बार बार इस तरह की चीज़ें देखते रहें तो हमारी जहनी उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो अब्दुल कुद्दूस सोहेब साहब क्योंकि शोबा तदरीस से भी वाबस्ता हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनसे ज़रा जान लेते हैं। जनाब, ये बताइएगा कि क्या ये वाक़यात हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं या आपको लगता है कि ये अभी थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं? थोड़ा सा वाक़यात अब ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले भी होते थे। और उसमें ना देखिए, सबसे पहले चीज़ है जो हमारा घर के अंदर है ना, इंस्टीट्यूशन, होम इंस्टीट्यूशन है, घर का इदारा है, इसको हमने ठीक करना है। अगर एक बच्चा या बच्ची कहते हैं कि हमने कहीं शादी करनी है तो हमें
उस पर इतना ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ नहीं इख्तियार करना चाहिए। दोनों को बिठाएं, उनसे बात करें, काउंसलिंग करें। जो इसमें इस्लामी तरीका है ना कि जो शादी है वो तो दोनों की मर्ज़ी से होती है, इजाब व कबूल होता ही यही है ना। बिल्कुल। हम कहते हैं नहीं, हमारी सुपरमेसी होनी चाहिए वालिदैन की, दोनों फैमिलीज ये कह रही होती हैं, रिश्तेदार यूँ चचा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक वाक़या हुआ कि शादी हॉल के अंदर वो जो कज़न था ना, वो पिस्टल लेके पहुँच गया कि जी ये शादी नहीं होने दूंगा, मैं जो निकाह नहीं होने दूंगा। तो वहाँ उसको बहरहाल किसी ने रेस्क्यू, उनको ले आए, एक कमरे में ऑफिस बिठाया और ऊपर से जो है ना जी 15 को कॉल किया। और फिर ये वो बात ये है कि अगर हम ये चीज़ें आपस में घर में बैठ कर तय कर लें और इस पर ज़िद और अना को छोड़ दें, और जो इस्लामी तरीका है कि भाई अगर लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं तो हमें उसे फैसिलिटेट करना चाहिए, ना कि उसके अंदर हर्डल जो रुकावटें पैदा करनी चाहिए। तो हमें अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। और माइंड सेट हमारा ये है आजकल का कि हम एक तरफ तो रिश्ते ढूंढते हैं और दूसरी तरफ अगर लड़का लड़की को पसंद कर दे, ख़ास और लड़की अगर किसी को पसंद कर ले, वो तो सब हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है। जबकि इस्लाम में जुर्म नहीं है। इस्लाम के अंदर लड़की भी पैगाम निकाह भेज सकती है, लड़का भी भेज सकता है। तो लिहाजा हम चाहिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं सहाबा की मिसालें हैं, अहले बैत की मिसालें हैं। तो हम इस पे थोड़ा सा ना इसको जिसे ना रिविजिट करने की ज़रूरत है हमारे मुआशरे को और वालिदैन को। ख़ास तौर पे जो हमारा घर का माहौल है ना, जब बच्चों को हम पढ़ने भेजते हैं, वो अगर किसी को पसंद कर रहे हैं तो काउंसलिंग करें, समझाएं उन्हें कि भाई इसमें ये खूबी है, ये खामी है, ये रिश्ता ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन ज़िद और अनाग पे ना आए और आखिर उनकी बात को मान लें। तो मैं तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक कहूँगा कि यहाँ पर हमारा मुआशरा जो है ना, वो जहालत, रस्म व रिवाज और हिंदू मत की जो भीड़ चढ़ा हुआ है ना हमारा मुआशरा, इससे हमें बाहर निकालने की ज़रूरत है। इसको जनाब कहा तो ये जाता है कि हम जी पढ़े लिखे हो गए हैं, ये जन जी जो है वो पढ़ी लिखी है, आजकल के पेरेंट्स भी सुनते हैं बात को। तो आप ज़रा इसके ऊपर कमेंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपका ज़रा ताल्लुक पेरेंट्स के साथ भी रहता है, स्टूडेंट्स के साथ भी रहता है। मैंने ये देखा है 50% तो जो है ना जी इस पर अमल होता है, लेकिन 50% वालिदैन की मर्ज़ी चलती है, लड़के लड़की की मर्ज़ी कम चलती है। तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता ये बात आगे बढ़ रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें चाहिए कि हम अपने कोर्सेज़ के अंदर, सिलेबस के अंदर इन चीज़ों को शामिल करें, बच्चों को भी पढ़ाएं। वहाँ हमारे कोर्स में ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं है। और वालिदैन की तरबियत भी करें। जुमे के खुतबे के अंदर ये जो दीनी खुतबात होते हैं उनके अंदर भी हम लोगों को बताएं कि भाई ख़ानदानी निज़ाम के अंदर जब लड़का लड़की जवान हो जाएं तो उनकी मर्ज़ी को अहमियत देनी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। मैंने अपने इब्तिदाई में अभी जब ब्रेक से हम बात आए तो मैंने एक बात की कि इसका इस तरह की जो खबरें हम सुन रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी जहन के ऊपर क्या पड़ रहा होता है। गो ये एक साइकोलॉजिस्ट की डोमेन है, बट इफ़ यू वांट टू कमेंट ऑन तो ज़रा ये बताएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है जब आप इस तरह की खबरें सुनते हैं। क्या आपको हल्लाशाही मिल रही होती है या आपको लगता है कि नहीं मेरा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इसका? इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता है ना, इस खबरें सुनने से जो डिप्रेशन भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है, और कुछ लोग इस तरह से सीखते भी हैं। हाँ। लेकिन वो जो सीखने वाला अमल है वो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन बहरहाल हमें ये चाहिए कि हम जो नफसियाती तौर पर ना अपनी कौम को ऐसी तो खबरें जो है ना ज़रा कम करके सुनाएं। दूसरा, इनके हल की तरफ आएँ, बिल्कुल इसको रिजॉल्व करें। जो रेजोल्यूशन है इसकी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको हल कैसे कर सकते हैं। हम जो है ना अपने यानी असातिज़ा भी, वालिदैन भी, उलमा भी, सारे मुआशरे के जितने मजहबी रहनुमा हैं वो भी, हम सब मिल कर ना इस मसले को लोगों तक समझाएं। और जहाँ ये बात समझ आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर कभी प्रोग्राम कर दूँगा कि मैंने कई ऐसे रिश्ते करवाए जहाँ पर बहुत अना का मसला बना हुआ था, यानी वालिदैन एक एंड पे थे और बच्चे दूसरे एंड पे थे। तो उन्हें आपस में मिलवाया, बिठा के बात समझाई बड़ों को, क्योंकि एज का फ़र्क है ना। बिल्कुल, वालिद की उम्र 50-60 साल है, जो बच्चा बच्ची है वो 20-25 साल के, जनरेशन गैप है बहुत बड़ा। उन्होंने कहा जी असी तो फैमिली दोबारा करनी नहीं है कि असा तो नहीं करें, ये तो थी नहीं सकता। ओ भाई क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। आप इन्हें बिठाएं अपने पास, बैठ के बातचीत करें और उनके घर चल के जाएं। हो सकता है इनकी बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फैमिलियाँ चल बस रही हैं, उनके बच्चों की भी आगे अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे सुलह हुदैबिया के हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में कम होंगे और ख़ास तौर पर जो मुल्ज़मान हैं वो कैफ़र किरदार तक पहुँचेंगे। जनाब, इफ़ यू वांट टू कमेंट एनीथिंग, लास्ट अपना कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़। सुलह हुदैबिया के हवाले से मेरा ये पैगाम है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है, जो सालसी के ज़रिए दुनिया में अमन कायम करने जा रहा है, ये इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है। ये रसूल सल्लम की सुन्नत है, जैसे सुलह हुदैबिया आपकी सुन्नत साबित हुई और उस मुआहदे ने आखिर इस्लाम को गालिब किया।
तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक, ईरान बिलखसूस कि जिस तरह इस मुआहदे में आएंगे तो इंशाअल्लाह यही दुनिया में गालिब आएंगे इंशाअल्लाह। और ये पाकिस्तानी अफवाज इस वक्त यानी जनरल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म साहब, इन दोनों की भरपूर ये जो कोशिश है ये इंशाअल्लाह कामयाब होगी, इंशाअल्लाह कामयाब और होगी। दुनिया इसके ज़रिए अच्छे असरात लेगी। असरात लेगी। अब्दुल कुद्दूस सोहेब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बड़ी जामे आज की हमारी गुफ्तगू रही। रज़ा मलिक साहब, आपसे भी मैं चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू कमेंट, कोई लास्ट हमारे पास 25 सेकंड्स हैं, इफ़ यू वांट टू कमेंट। देखिए जो है इस वक्त चीफ फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बैनुल-अक़वामी महाज़ों पर जो हैं मुतहरिक हैं, तो जो हमारे वज़राए आला हैं ना, उनकी एक ज़िम्मेदारी है कि जो सप्लाई चेन है, चीज़ें मौजूद हैं, गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है, उनका अब टाइम है कि वो भी अपनी गुड गवर्नेंस को जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, ताकि लोगों को सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, चीज़ें उनको आसानी से मुयस्सर रह ताकि उन्हें आसानी से मुयस्सर रह चुके मिल सकें, मुयस्सर हों। रज़ा मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और हमेशा हम भी अपने प्रोग्राम से ये बात कर रहे होते हैं कि इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए जो नाजायज़ मुनाफा हो रहे हैं, जो इस वक्त हार्वेस्टिंग के सीज़न में भी बैठे होंगे, उनका कला कमा करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाने की ज़रूरत है। तो हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको अब इस वक्त उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि उसको कंट्रोल करें, ताकि इन्फ्लेशन एक तो है जो हमें हालात की वजह से फेस करनी पड़ी है, तो नाजायज़ मुनाफा खोरी जो है वो ना हो, और आवाम की सहूलियत के लिए हम लोग कुछ ना कुछ काम करें। इसी के साथ हमारी आवाम की भी बहसियत है, आवाम हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां जो हमने फॉलो करनी है, ख़ास तौर पर हम लोगों को जो रूल्स और रेगुलेशन बताई जा रही हैं उस पर अमल करना है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।